Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन के बारे में. ओके, एज यू पीपल मस्ट बी नोइंग, हमने प्रीवियस वीडियो में पर्सनल सेलिंग के बारे में बात करी, राइट? अब पर्सनल सेलिंग में कोई फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करने के लिए बायर के सामने खड़ा होता है. एक तरफ सेलर होता है, एक तरफ बायर होता है. दे हैव अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन. अब ये बोल रहे हैं कि भैया जो सेल्समैन होता है, जिसका काम है बेचना, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करके जैसे भी, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए. ऐसी थोड़ी ना किसी रैंडम इंसान को तुम बुलाओगे, खड़ा करोगे और बोलोगे चलो बेचना शुरू करो. तुम इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहे हो? तुम सेल्समैन को हायर ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें चाहिए तुम्हारी सेल्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाए. बट अगर तुम किसी भी ऐरे गहरे इंसान को वहाँ पे खड़ा करके उसे बोलोगे कि चलो हाँ बेचो सामान, तो कोई नहीं खरीदने वाला उससे सामान. तो तुम्हारी सेल्स तो इंक्रीज होने का जो सपना था ना, वो तो चला ही गया. इसलिए बोलते हैं जब भी आप सेल्समैन हायर कर रहे हो या जब भी किसी को आप ये ड्यूटी असाइन कर रहे हो कि तुम सेल्समैन बनोगे, तो सबसे पहले देखो कि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए. कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? दैट्स रिटन हियर. फर्स्ट इज फिजिकल क्वालिटीज, मतलब फिजिकली वो वैसा होना चाहिए कि सामने वाला उसे देख के थोड़ा सा नाक ना चढ़ाए. सेकेंड, सोशल क्वालिटीज. अब वो होते हैं ना कुछ दुकानदार जिनकी शॉप पे आप जाते हो और वो बोलते हैं हाँ क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, नहीं इतना नहीं देते हम. ऐसे में वो सामने वाला इंसान जो कस्टमर बन के आपके सामने आएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा. वो बोलेगा यार इसको तो बात करना ही नहीं आता, छोड़ो हम कहीं और से सामान ले लेंगे. तो कुछ सोशल क्वालिटीज भी आपके अंदर होनी चाहिए कि किस तरह से सामने वाले से बात करनी है, किस फ्रेंडली वे में हमें वो वाइब्स जगानी है कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार इसी इंसान से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए. थर्ड है टेक्निकल क्वालिटी. जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होगी रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, तब तक आप अच्छे सेल्समैन नहीं बन पाओगे. सामने वाले ने मानो कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, ठीक है, दैट वाज अ टेक्निकल क्वेश्चन. तुम सेल्समैन हो उस प्रोडक्ट के, बट यू डोंट नो द आंसर. वो बोलेगा भाई इसको कुछ नहीं आता, इसकी कंपनी फर्जी है, इससे प्रोडक्ट नहीं खरीदना. तो ऐसे में आपकी वहीं पे क्या हो जाएगी? बैड इंप्रेशन. फिर मेंटल क्वालिटीज, थोड़ा शार्प माइंडेड होना चाहिए. उसे पता होना चाहिए किस बंदे से मुझे किस तरह से बात करनी है. अगर सामने वाले के रिएक्शन देख के उसे कन्विंस किया जा सकता है तो वो एकदम से आनी चाहिए उसके अंदर से. ये नहीं कि पहले वो सोचे अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, फिर घर जाए क्योंकि इसने तो खरीदा नहीं, फिर सोच रहा हो कि उसने ऐसा बोला था, नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बोलेगा तो मैं क्या करूँगा. ये होता है कम मेंटल लेवल होना. मेंटल लेवल ज़्यादा होना, मेंटल क्वालिटीज़ होने का मतलब होता है कि इंस्टेंटली आए तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया जिससे तुम अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हो. एंड द लास्ट है अदर क्वालिटीज़. इसमें जो बची खुची क्वालिटीज़ है वो सारी इसमें डाल दी है. मिसलेनियस क्वालिटीज़ का नाम दे सकते हैं हम इसे. तो ये हो गई इन सारे पॉइंट्स की ब्रीफिंग. अब चलिए एक एक करके एग्जाम्पल की मदद से सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल क्वालिटीज. First, they say the qualities which are commonly found among effective salesmen are described here. अच्छा, जब आंसर लिख रहे होगे ना, सिर्फ सेल्समैन मत लिखना, क्योंकि सेल्समैन तो किसी भी तरह के हो सकते हैं. लेकिन इफेक्टिव सेल्समैन जिसका मतलब बेचा हुआ सामने वाला खरीदने के लिए तैयार भी हो, मतलब जिसका काम सामने वाले को पसंद भी आए, इस तरह के सेल्समैन की क्या क्या क्वालिटीज होती है, वी आर डिस्कसिंग दैट. तो दिस वर्ड शुड बी देयर इन योर आंसर. ओके, चलिए फर्स्ट है फिजिकल क्वालिटीज. अच्छा, ये बोलते हैं, चलिए इसके लिए लेते हैं हम एक एग्जाम्पल. यहाँ पे हम आप ही का एग्जाम्पल लेंगे. इमेजिन कीजिएगा कोई सेल्समैन आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है. ये है, ओ आप तो इनविजिबल हो गए. ओके, ये है आप, यू, और ये है आपका सेल्समैन. मतलब आपका सेल्समैन नहीं है, सेल्समैन जो आपको बेचने की कोशिश कर रहा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है. अच्छा, अब पहला इंस्टेंस, आपने अपना डोर खोला, ठीक है, उसने बेल बजाई, आपने डोर खोला, सामने से ये स्नीज करता हुआ आया, छींक मारता हुआ आया. अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ सम मीम्स, सम वीडियोस जो कोविड पे बेस्ड बनी थी. उसमें क्या था कि बेसिकली कोई भी मतलब पब्लिक प्लेस में खड़ा हुआ है, किसी ने एक बार छींक मारी और सब दूर हो गए.
यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जैसे ही ये सेल्समैन स्नीज करेगा, ये इंसान अपना दरवाजा फिर से बंद करके बोलेगा भैया सत श्री अकाल, यहीं से चले जाइए आप, हमें नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट। दूसरा इंस्टेंस, ये पहला इंस्टेंस था, ठीक है, वर्ड पे फोकस करना, मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी। दूसरे इंस्टेंस में ये आया और इसने बहुत ही सड़े मुंह के साथ बोला मेरा प्रोडक्ट है ये, खरीद लीजिए, और चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, फेस बिल्कुल ऐसे गुस्से वाला अजीबो गरीब वे से देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या आपका मन करेगा ऐसे सेल्समैन से प्रोडक्ट लेने का? थर्ड इंस्टेंस, ये बिल्कुल ही बीमार लग रहा है, मतलब इसकी बॉडी में जान ही नहीं लग रही, इसने बैट टांगा हुआ है प्रोडक्ट से भरा और ये यूं यूं करके चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, ऐसे सेल्समैन को देख के आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा? माइट भी आप उस पर तरस खा के सिंपैथेटिक होके उसका एक दो प्रोडक्ट खरीद लो, लेकिन जो आपका इंप्रेशन, मतलब जो उसका इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ेगा वो अच्छा नहीं होगा। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? ये सब चीजें दिखाती हैं कि किसी की फिजिकल क्वालिटीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नॉट ओनली सेल्समैन की। आप मुझे बताइए, कभी कभार मेरी वीडियोस में जब आपको लगता है कि मेरी एनर्जी कम है तो आप बकायदा लिख के जाते हैं कि इतना आलस कैसे आ रहा है मैम, इतने थके हुए कैसे रहते हो मैम। तो बेसिकली क्या है कि जब सामने वाला इंसान थकान दिखाए, अच्छा पोस्चर नहीं दिखाए, ढंग से ना खड़ा हो, बीमारी के साइंस दिखाए, तो ऐसे में ना आपको पढ़ने में मजा आएगा ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। ऐसे में ना आपको खरीदने में मजा आएगा ना मुझे बेचने में मजा आएगा। सो यही होती है फिजिकल क्वालिटीज। सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक इंसान दिख कैसा रहा है, ओवरऑल हेल्दी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एकदम बहुत ही मोटा इंसान आ जाएगा और वो बोलेगा मैडम प्लीज खरीद लो, 4 स्टेयर्स चढ़ के आया हूं, कैसे लगेगा आपको? या एकदम दुबला इंसान आ जाएगा। मैं यहाँ पे किसी की बॉडी शेमिंग या ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द फिजिकल क्वालिटीज जो मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू सेल्समैनशिप। सो दे से कि अ सेल्समैन मस्ट हैव गुड हेल्थ। अगर वो खुद हेल्दी होगा तभी तो वो सामने वाले तक अपनी बात को, अपनी कन्विंसिंग पावर को पहुंचा पाएगा। सेम वे में अगर मैं अनहेल्दी होंगी, मैं 2 मिनट में इधर छींक मारी हूँ, इधर वो कर रही हूँ, इधर खांसी कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगी कब? हाउ ऑफ द टाइम यू पीपल विल बी बिजी सीइंग मी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ऐसा ही होगा ना। तो एक हेल्दी इंसान ही अपनी बात को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। सो सेल्समैन को गुड हेल्थ और प्लीजिंग पर्सनालिटी का होना चाहिए। बाल बिखरे हुए हैं, मतलब एक मान लो एक लड़की सेल्समैन है, ठीक है, सेल्स वुमेन है, अब उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, पूरे आगे आ रहे हैं और वो तुम्हारे दरवाजे पे वो बेल बजा रही है। इमेजिन करो सिनेरियो क्या होगा। बस वही बोलते हैं, प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, थोड़ा ढंग का दिखना चाहिए। हम कभी भी कोई नया काम करने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हम कैसे अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरह बना ठना के लेके जाते हैं? यही करते हैं ना, क्योंकि हमें सामने वाले इंसान को क्या करना होता है? इम्प्रेस करना होता है, ठीक है। He must be well built and free from physical defects. उसको क्या होना चाहिए? वेल बिल्ट होना चाहिए, ढंग से खड़े होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट्स। फिजिकल डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि पैर में चोट लगी हुई है तब सेल्समैनशिप करने आ रहा है, ये करने आ रहा है, वो करने आ रहा है, ठीक है। अ प्लीजिंग एंड चार्मिंग पर्सनालिटी बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी देखा है जब आप बहुत अच्छे दिख रहे हो तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब मैं अच्छी दिख रही हूँ तो आई विल बी लाइक रॉकिंग इन दैट पार्टी, ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि आपकी जब प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है ना तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद से आ जाता है। कई लोग तो आपकी पर्सनालिटी को देख के ही हो जाते हैं, हाँ यार प्रोडक्ट लूंगा तो इस चीज से ही लूंगा। आप खुद इमेजिन करो, किसी शॉप पे गए हो, फर्स्ट से कपड़े की सेल वाली शॉप है, ठीक है। अब आप वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक अंकल जो बैठे हुए हैं चेयर पे, तोन निकली हुई है, आराम से अपने लड़कों को दे रहे हैं, दिखा भाई इसको दिखा, इसको दिखा, इसको दिखा, यही एक्सपेक्ट करते हो। बट वहीं पे तुम्हें कोई बढ़िया सा इंसान दिख जाए जो फुल ऊपर से नीचे तक बड़ा ठना एंड ही इज टेलिंग एवरीबडी लाइक बहुत स्माइल पास करके यस यस प्लीज कम, मैं आपको दिखा दूँ, प्लीज कम, दिस एंड दैट, तो वो कैसा लगेगा? दिल खुश हो जाता है ना।
तो बस वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीजिंग पर्सनालिटी और चार्मिंग पर्सनालिटी किसी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर देती है, एट द सेम टाइम सामने वाले को थोड़ा बहुत कन्विंस पहले ही कर देती है कि शक्ल देख के आप इंप्रेस हो जाओ। Good grooming, appropriate dress, clean and tidy appearance and a good posture will go a long way in creating a first impression. देखिए, कोई भी ना फर्स्ट इंप्रेशन में आप कैसे हैं वो नहीं देखते, आप कैसे दिख रहे हैं वो देखते हैं। भाई फर्स्ट इंप्रेशन में आप कैसे किसी को जज कर सकते हो? आप सिर्फ कपड़े देखते हो, उनका पूरा हुलिया देखते हो, उसी की बेसिस पे उसे जज करते हो ना, क्योंकि आपके भी उससे जान पहचान नहीं है। वो कितना भी अच्छा क्यों ना होगा, अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा ना, फर्स्ट इंप्रेशन आपको ये होगा कितना घिना है यार, ये कैसा है, मज़ा नहीं आया। तो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा क्रिएट करना है तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि गुड ग्रूमिंग होने चाहिए, आपके बाल वाल ढंग से कटे होने चाहिए, आपकी ड्रेस बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, क्लीन एंड टाइडी अपीयरेंस होनी चाहिए, मतलब आप दिखने में बहुत ही टाइडी लग रहे हो, गंदे मैसी वैसी नहीं लग रहे हो, और पॉस्चर बहुत करेक्ट होना चाहिए। यू ढीले ढाले ऐसे नहीं चलेगा, पॉस्चर आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। More importantly, a salesman must always have a cheerful smile on his face. एक स्माइल बहुत कुछ बदल सकती है। अगर आप किसी से स्माइल करके बात करते हैं, लाइक व्हेन आई कम टू ऑफिस, हाफ ऑफ द पीपल मैं नहीं जानती, उनको नहीं होता हमारा कनेक्शन, मतलब हमारे बातचीत नहीं होती क्योंकि काम नहीं पड़ता। लेकिन जब भी मैं आती हूँ, आई इंश्योर मुझे जो भी सामने दिखता हो ना, मतलब मेरे कैबिन तक पहुँचते पहुँचते जो भी सामने दिख रहा है, मैं उसको स्माइल ज़रूर पास करूँ। तो सामने से स्माइल आती है, वो एक अनसेड बॉन्ड बन जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि सेल्समैन अगर एक स्माइल से ही बात कर दे तो कुछ लोग तो वैसे ही उससे इंप्रेस हो जाए कि काफ़ी फ्रेंडली नेचर का इंसान है। चलिए इसकी एक बार बात सुन लेते हैं। तो एक स्माइल एक्चुअली बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस आंसर को लिखोगे कैसे। तुम पहले तो तुम फ्लो चार्ट बना दोगे, उसके बाद जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए ना, इनको पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंटर्स में लिखना। ये चीज गांठ बांध लो अपने बिजनेस स्टडीज पेपर के लिए कि इंस्टेड ऑफ पैराग्राफिंग यूज दिस बुलेटिन पॉइंट्स। ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, टीचर जब ऊपर से नीचे तक पढ़ रहा होता है तो कई बार ना उसका ज्यादा ध्यान नहीं जाता बीच वाली लाइंस की तरफ, और माइंड भी आपने बीच में बहुत अच्छा कुछ लिखा हो, लेकिन जब आप बुलेटिन में लिखोगे ना, हर फर्स्ट सेंटेंस पे उनका ध्यान जाएगा, तो आपके आंसर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। सो ये एक टिप था किसके लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, जो कि आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। चलिए इसी बात पे हम शुरू करते हैं हमारा सेकेंड क्वालिटी, दैट इज सोशल क्वालिटीज। ये क्या बोलते हैं? अब चलिए इसमें लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। अगेन आप ही का एग्जाम्पल लेंगे। आप ही खड़े हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ खड़ा हुआ है सेल्स पर्सन। ये डोर है आपकी जो आप खोल चुके हैं और ये सेल्स पर्सन है, ठीक है। अब बताइए, इसने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया, ऐसे दिखा रहा था ये, ठीक है। आपको उस प्रोडक्ट में कोई डाउट हुआ, यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन कि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे मतलब ये होगा या वो होगा, एंड ही वाज लाइक लिखा हुआ है ना, देख लो। फिर आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, फिर आपने दूसरी लाइन पढ़ी, आपको लगा यार ये ऐसे में ये वो करेंगे, मतलब इसका वो तो कॉम्बिनेशन वो नहीं होता, पॉइजनस नहीं होता इंसान के लिए। ये बोलेगा आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपको ज़्यादा पता है, कंपनी वालों को नहीं पता है। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसे सेल्स पर्सन से आप कोई भी गुड्स खरीदोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदूँ। मैं तो उसके फर्स्ट इंप्रेशन पे ही हो जाऊँ कि भाई रहने दे, तू लेके जा अपना सामान। मेरे को बड़ा फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों को पड़ता होगा। जब आप देखते हैं सेल्समैन आपकी क्वेरीज के बदले आपको रूडली रिप्लाई कर रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है जो आप ऑफेंडेड फील करोगे। जैसे मान लीजिए इसने बोला कि नेगोशिएबल नहीं हो पाएगा क्या? अब नेगोशिएबल है कि नहीं है, दैट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन। हर एक इंसान बार्गेन करना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कम दाम में प्रोडक्ट मिल जाए, और इसने सामने से बोल दिया इतनी बड़ी कोठी में रहते हो, इतनी सी चीज़ के लिए बार्गेन कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अब आपको कैसा लगेगा यार, यू फील ऑफेंडेड कि क्या बोल गया ये इंसान। और फिर ना आपका नहीं भी मन होगा ना प्रोडक्ट खरीदने का, तब भी आपको ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा कि इस इंसान को प्रूव करना है कि हमारे पास पैसे हैं भाई। तो ऐसे में, ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ये आप हैं, ये सेल्स पर्सन है, आपने उससे कुछ पूछा और वो आपको बोल रहा मैम देख लीजिए ना, मैम देख लीजिए ना, देख लीजिए। वो आपसे आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहा बिकॉज वो शाय फील कर रहा है।
आधे चीज में तो मैम लिखा हुआ है ना देख लीजिए, मैम लिखा हुआ है ना, मैम लिखा हुआ है ना देख लीजिए। अरे भाई लिखा हुआ देखना हो तो तेरी क्या जरूरत होती है, हम वैसी दुकान पे जाके प्रोडक्ट देख लेते हैं ना। तो शाइनेस इज अनदर और नो फॉर सेल्समैन। सेल्समैन को जब भी हायर किया जाता है तो उनकी सोशल स्किल्स भी देखी जाती है, लाइक हाउ फ्रेंडली दे आर, उनके वर्ड सामने वाले को हर्ट तो नहीं करे, क्या वो रूड बिहेवियर से तो नहीं आए हैं, एंड एट द सेम टाइम शाय और रिजर्व्ड नेचर के भी नहीं होने चाहिए। सेल्समैन वही अच्छा बनता है जो एक्सट्रोवर्ट हो। भाई आपको हर किसी की डोर पे नॉक करना है, आपको हर एक इंसान के पास पर्सनली जाना है। तो अगर आप रिजर्व्ड नेचर के हैं, आपको बात करना ही नहीं आता, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप मुझे बताओ आप कैसे किसी को कन्विंस कर पाओगे? आप तो बात ही नहीं कर पाओगे, कन्विंस करने की बात तो बहुत दूर की हो जाती है फिर। सो सेम थिंग दे आर सेइंग कि अ सेल्समैन मस्ट हैव गुड मैनर्स, courtesy in dealing with customers, the practice of greeting and thanking customers। पहले तो जाते ही ग्रीट देम, एकदम शुरू मत हो जाओ कि उसने दरवाजा खोला, मैम देखिए मेरा नया प्रोडक्ट आया, नहीं, हेलो मैम मैं इस कंपनी से आया हूँ, ऐसे ऐसे है, ये है हमारा एक प्रोडक्ट है, मैं वो दिखाने आया। तो ऐसे ग्रीट करते हुए शुरू करो अपनी कॉन्वर्सेशन को। और लास्ट में जाते जाते इवन इफ द पर्सन इज नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम यू, से थैंक यू। ये बेसिक कर्टसी होती है। तो बेसिकली मान लीजिए किसी कस्टमर ने मुझसे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, अब आई वोंट बी लाइक हाँ रहने दो, प्रोडक्ट खींचा और चले गए बिना ग्रीट किए, सड़ी सी शक्ल बना के। कैसा लगेगा कस्टमर को? शायद वो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट लेने के बारे में सोचता, अब तो बिल्कुल ही नहीं सोचेगा। तो ऐसे में ये बोलते हैं कि भैया जब भी सामने वाले से आप कॉन्वर्सेशन खत्म कर चुके हो, स्टार्टिंग में तो ग्रीट करते हैं, लास्ट में थैंक यू बोल के निकलो। इवन इफ द पर्सन इज नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम यू, से थैंक यू मैम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ही शुड नॉट बी शाय और रिजर्व्ड बट एन एक्सट्रोवर्ट एंड अ गुड लिसनर। अच्छा, व्हेन आई से एक्सट्रोवर्ट और अच्छा बोलने वाला, तो साथ में उसे गुड लिसनर भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो बोलता जा रहा है, सामने वाला सुन ही नहीं, मतलब सामने वाले की बिल्कुल सुन ही नहीं रहा, तो ऐसे में भी चीज़ें थोड़ी गलत हो जाएंगी। ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू से द प्रॉपर थिंग्स एंड डू द राइट थिंग विदाउट ऑफेंडिंग अदर्स। उसे सही बात बोलनी चाहिए, झूठ मत बोलो, नहीं बोल रहे तो नहीं बोलो, लेकिन ऐसे वे में मत बोलो कि सामने वाला ऑफेंडेड फील करे, सामने वाले को लगे यार क्या बोल दिया, मतलब क्या है ये, क्या बदतमीजी है, तुम सेल्समैन और तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, बताओ। तो उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी थोड़ी सोशलेबल नेचर की होनी चाहिए, लाइक ऐसे वियर्ड एक्सप्रेशन ना दे कि गुस्से में मारने वाला है वो किसी को। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, दैट इज मेंटल क्वालिटीज। अब देखिए मेंटल क्वालिटीज का अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो ऐसे मानिए, अगेन ये आप हैं और ये आपका सेल्समैन है, मतलब जो आपको सेल्समैन के रूप में मिला है। अब इस इंसान ने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया, आपने वो प्रोडक्ट देखा और आपने थोड़ा सा उसको पलट के देख लिया, जहां पे लिखा हुआ था ऐसा कुछ MRP, और इसको देख के आप एकदम से हो गए नहीं नहीं भैया मुझे एक्चुअली ये प्रोडक्ट अभी चाहिए नहीं। तो अगर ये सेल्समैन स्मार्ट हुआ, मेंटल एबिलिटीज इसमें हुई, तो ये फट से गैस कर लेगा कि भैया MRP देख के बदल रहे हैं लोग। तो वो क्या करेगा, अरे मैडम खरीद लो मैं लगा दूंगा, डोंट वरी मैम, खरीद लो। अगर इसने भाप लिया ना कि आपको चीज पसंद आ रही है लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से यू आर सेइंग नो, तो वो उसकी मेंटल एबिलिटी कहलाई जाएगी। मतलब मेंटली ही इज दैट शार्प कि इसने फट से गैस कर लिया कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए जरूर, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज की वजह से वो लेने से हिचकिचा रहा है। तो आपको बस उसी पर्टिकुलर चीज पे एक निशाना लगाना है कि मैडम देख लीजिए मैं लगा दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, मतलब आई हैव पर्सनली सीन सम पीपल जो कि दुकान पे जाओ ना उनकी, तो कई बार कुछ प्रोडक्ट्स महंगे दिख जाते तो हम थोड़ा सा साइड रख देते हैं, तो दिल भी लाइक मैडम खरीद लो हम लगा देंगे, और लगाने पे वो 2 रुपये 4 रुपये का डिस्काउंट करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उस टाइम पे उनका ये बोलना कि लगा देंगे कस्टमर को थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन दे देता है कि हाँ, कस्टमर थोड़ा अफर्मेटिव हो जाता है कि हाँ यार ये मेरा प्रोडक्ट मतलब यूज़ करने वाले, मतलब वो करने वाले हैं क्या, मतलब मेरे को उस प्रोडक्ट को कम दाम में देने वाले हैं, तो आप खुश होके उसको हाँ बोल दोगे और उसका भी काम निकल जाएगा। तो मेंटल एबिलिटीज का मतलब है कि आपकी
कॉमन सेंस कैसी है, आप क्या भाप पा रहे हैं कि सामने वाले को किस तरह से कन्विंस करना है या नहीं करना है। अगर आपके अंदर मेंटल एबिलिटीज नहीं होंगी ना, बनता बनता कस्टमर बिगड़ जाएगा, मतलब आता आता इंसान किसी और के पास चला जाएगा, ऐसा होगा। सो ये बोलते हैं कि भैया अ गुड सेल्समैन मस्ट हैव अ हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, इनिशिएटिव एंड फोरसाइट। ये 3 वर्ड्स हैं जो आपके कीवर्ड्स हैं विच शुड बी इंक्लूडेड इन योर आंसर टू। एक अच्छा सेल्समैन इंटेलिजेंट होता है, एक अच्छा सेल्समैन इनिशिएटिव लेना जानता है, मतलब इसको पता होता है कि कब शुरू होना है इसको, एंड फोरसाइट मतलब दूर की सोचता है और उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को कन्विंस करता है। He must be intelligent and imaginative enough to understand the customer quickly and read his mind accurately. इसको कस्टमर का माइंड पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि देख के मुझे लगा कि कस्टमर को ये चीज़ पसंद ज़रूर आ रही है, बस वो पैसे को देख के हिचकिचा रहा है। ये क्या है, ये है कि कस्टमर का माइंड पकड़ लिया उसने। तो कस्टमर का माइंड पकड़ना आना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है ना, तो एक बार अपने यहाँ पे मार्केट में जाके ना किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे चढ़ जाओ जहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट तुम देख रहे हो और वो अंकल जो मेन है वो तुम्हें बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी कितनी है, बट थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स देखना क्योंकि वहाँ पे उनकी कन्विंसिंग पावर और ज़्यादा होती है। तो ये सारी गुड क्वालिटीज़ तुम्हें प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएंगी। कुछ खरीद भी लेना, ऐसे उनका टाइम वेस्ट करके मत आना, ठीक है। ओके, फिर है सेल्समैन मस्ट हैव 2 बेसिक क्वालिटीज। 2 बेसिक क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए सेल्समैन में। कौन कौन सी? एम्पैथी एंड ईगो ड्राइव। ये क्या है? एम्पैथी मीन्स he must have ability to understand the problem from the customer point of view. एम्पैथी क्या होती है? एक होती है सिंपैथी कि मैं तुम्हारे लिए बुरा फील कर रही हूँ, एक होती है एम्पैथी कि मैं अपने आप को तुम्हारे शूज में इमेजिन कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ यार ये किस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना चाहिए सेल्समैन को, ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोच सके, कस्टमर की प्रॉब्लम समझ सके। देखो, अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स समझूंगी ही नहीं तो क्या मैं तुम्हें कन्विंस कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो पहले अगर मुझे तुम्हें कन्विंस करना है तो मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही मेरी कन्विंसिंग पावर काम आ सकती है। सो इसे सबसे पहले एम्पैथी वाली क्वालिटी अपने अंदर इंसर्ट करनी पड़ेगी जिससे ये सामने वाले कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएगा। Then है ego drive. Ego drive means salesman must pursue sale not just for money but for recognition and personal success also. Salesman को सिर्फ और सिर्फ सेल इसलिए नहीं करने कि उसको पैसे अर्न करने, नहीं, उसे अपनी पर्सनल रिकग्निशन के लिए भी ये करना चाहिए। अच्छा, मैं बताती हूँ, वेयर आई वॉज बॉर्न वी यूज टू लिव इन अ विलेज, ठीक है। अब विलेजेस में ना बड़े बड़े मार्केट्स नहीं होते हैं, हार्डली 1-2 शॉप्स होती हैं। जैसे कपड़े की एक शॉप हो गई तो आपको अगर कपड़े खरीदने हैं तो आप वहाँ जा सकते हो। तो जनरली क्या होता है, अर्बन एरिया से एक इंसान वो सारे कपड़े अपनी व्हीकल पे लेके आता है और विलेज एरिया में बेचने की कोशिश करता है। तो एक इंसान, एक सेल्समैन इतना अच्छा था, मतलब उसके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज थी कि जब भी वो हमारे विलेज में आता था ऐसा कोई टाइम नहीं होता था कि मेरी मॉम उनसे 2 से 3 सूट से कम लेती थी। एंड एट द सेम टाइम शी यूज्ड टू कन्विंस हर फ्रेंड्स ऑल्सो कि बाय फ्रॉम दिस पर्सन, ही इज वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये पर्सनल सेलिंग की, ये सेल्समैन की क्वालिटीज थी और उस क्वालिटी के चलते हुए उसे पर्सनली रिकग्नाइज किया जाता था दैट ही इज अ वेरी नाइस मैन। 2 कपड़े वो किसी और कंपनी के लाके आपको डिलीवर कर रहा होता था, लेकिन तारीफ यहाँ पे किसकी होती थी? रिकग्निशन किसे मिलता था? सेल्समैन को मिलता था कि तुम्हारी वजह से कंपनी के इतने प्रोडक्ट्स बिक पाए हैं। और ये सिर्फ कस्टमर की तरफ से रिकग्निशन नहीं मिलता, एट टाइम्स कंपनी की तरफ से भी मिलता है। जितने भी सेल्समैन होते हैं ना, उनकी कंपनीज में यूजुअली ये पॉलिसी होती है कि जिसने सबसे ज़्यादा बेचा, जो सबसे ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाया, उसे मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे अवार्ड दिया जाता है। तो ये रिकग्निशन है, ये पर्सनल सक्सेस है, इसी से तुम्हें प्रमोशन मिलता जाता है और तुम एक दिन सेल्स मैनेजर बन जाते हो। ओके, then a good salesman must have presence of mind and good common sense. Good common sense मतलब बेसिक चीज़ें समझ सके,
बैटरी टाइप्स ना हो कि उसे बात समझ में ही नहीं आ रही है, एंड एट द सेम टाइम उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। एब्सेंट माइंडेड लोग अच्छे सेल्समैन नहीं बन पाते हैं, कि सामने वाला कुछ बोल रहा है आप भाप ही नहीं पा रहे हो, नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूर होना चाहिए उसके अंदर। चलिए इसी बात पे मेंटल क्वालिटीज वाला पॉइंट खत्म करते हुए हम शिफ्ट करते हैं हमारे टेक्निकल क्वालिटी पे। व्हाट टेक्निकल क्वालिटी पॉइंट इज से, अगेन ये सेल्समैन है, नहीं ये आप हैं, सॉरी भूल गई थी, ये आप हैं और ये सेल्समैन है। सेल्समैन ने आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का प्रोडक्ट था, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का प्रोडक्ट था। आपने वो प्रोडक्ट देखा एंड यू वर लाइक इसमें ये वाले दो ऑप्शंस हैं और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, और सामने आपने उसको कुछ बायोलॉजिकल टर्म बताई जो सामने वाला समझ ही नहीं पाया, जबकि वो उसके प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रही थी। मतलब प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज ही नहीं थी सेल्समैन को। अब कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल नो हाउ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइक सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें अगर आपके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है तो आप नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ को बेचने के काबिल हो। तो ऐसे में मानिए इस इंसान का भरोसा कैसे आएगा एक कंपनी के प्रोडक्ट पे अगर सेल्समैन के पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डली है, क्या है, कौन सी चीज़ पहले डलती है, कौन सी चीज़ बाद डलती है, लेकिन ऐसी बेसिक चीज़ें जो कस्टमर पूछ सकता है और उसका हक भी बनता है पूछने का, वो आपको पता होनी चाहिए। सो दे आर सेइंग सेल्समैन मस्ट हैव फुल टेक्निकल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। सेल्समैन को पूरी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, इसी के साथ ना मैं भूल गई थी यहाँ पे आपको बताना कि यहाँ पे आपको लिखना कैसे है अपना आंसर। अच्छा, यहाँ तक का पॉइंट तो आप लिख दोगे, ठीक है, एक्यूरेटली तक। उसके बाद यहाँ पे दो क्वालिटीज दी हुई हैं गुड सेल्समैन की, इसको तुम फिर से फ्लो चार्ट बना के लिख देना, एम्पैथी एंड ईगो ड्राइव, और उसके बाद इसके नीचे एम्पैथी को एक्सप्लेन करना, इसके नीचे ईगो ड्राइव को एक्सप्लेन करना। इस तरह से तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि मैम हम आंसर लिखना तो शुरू कर रहे हैं लेकिन हमारे आंसर्स चेक कौन करेगा, मतलब चेकिंग पे कैसे हम वो करें। तो उनके लिए मैं बता दूं कि बेटा हर आंसर आपका कोई चेक करे इतना आई डोंट थिंक सो कोई भी फ्री होगा आपके पेरेंट्स के अलावा। मतलब आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली इतना टाइम आपके लिए निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको पास ऐसा है कि भैया कोई भी नहीं है, बड़े भाई बहन और ये सब, तो उस सिनेरियो में आप क्या करो, लिखो एक आंसर, उसके बाद बुक खोलो, देखो तुम कितना मतलब अपने आप को जस्टिफाई कर पाए उस आंसर पे। मतलब एक टॉपिक तुमने पढ़ा, उस 100% में से तुम कितना उगल पाए हो पेपर पे, वो देखो। कौन कौन से पॉइंट भूल गए थे वो नोट करो वहीं पे साइड में, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड डे सेकेंड आंसर लिखो। ऐसे कंटिन्यूसली छोटे छोटे आंसर लिखते रहो, ज़्यादा बड़ा नहीं बोल रही हूँ, एक पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा, हाफ पेज का या 1 पेज का, ठीक है। यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करो, लिखते रहोगे ना, 10वें दिन जब अपना पहला आंसर देखोगे ना, तुम्हें लगेगा काफ़ी इंप्रूवमेंट वैसे ही हो गई है। लिखने वाली आदत एक अपने आप में ऐसी आदत होती है कि भाई आप कहीं ना सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहते हो, तो उसमें आपको हर रोज़ किसी से चेक करवाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप खुद अपने टीचर बन जाओगे आफ्टर 10 डेज। बस ये है कि आपको जब भी आप लिखते हो उसके बाद बुक खोल के एक बार देखना जरूरी है कि कौन सा पॉइंट मैंने स्किप कर दिया। 10वें दिन बैठ के फिर से वही आंसर लिख लेना एक बार जो फर्स्ट डे लिखा था। आई एम प्रिटी श्योर आप फार बेटर आंसर लिखेंगे 10th डे। तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली प्रोसेस होती है, इसमें आपको किसी से चेकिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जो भी सब्जेक्टिव पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हैं बेटा, प्लीज़ ऐसे ही करो, अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए लास्ट है हमारा अदर क्वालिटीज। ये क्या बोलता है? ओके, एज आई हैव टोल्ड कि जो क्वालिटीज बाकी किसी पॉइंट में नहीं आ पाएंगी वो यहाँ आएंगी। यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटीज दी हुई हैं? ये बोलते हैं अ सेल्समैन मस्ट हैव अ गुड पावर ऑफ मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कस्टमर को, उसके एनवायरनमेंट को, तो आप उसे और ज़्यादा कन्विंस कर सकते हैं उस तरीके के टूल्स यूज़ करके जो कि कस्टमर पे वर्क करेंगे।
एंड उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मान लीजिए मैंने एक कस्टमर को एंटरटेन किया, हाँ हो सकता है आज उसने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया, लेकिन मैंने याद रखा कि इस कस्टमर की डिमांड किस तरह की है और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं उस कस्टमर को वैसे ही कन्विंस करने की कोशिश करूँगी। यहाँ मेरी मेमोरी काम आई है और हो सकता है सेकेंड टाइम वो खरीद ले चीज़, क्योंकि इस बार मुझे पता है कि उससे कैसे डील करना है। सो अच्छी मेमोरी और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए एक सेल्समैन की। Then they say a salesman must be honest and should not try to win the customer through false and misleading representation. कस्टमर को लग रहा था कि ये कपड़ा मतलब कलर छोड़ेगा, ठीक है। Being a salesman, you know that कि ये कपड़ा कलर छोड़ता है, बट आपको चाहिए था कि मुझे तो सेल्स करने, मुझे तो अपनी सेल से मतलब होना चाहिए, और आपने उन्हें झूठ बोला कि अरे कपड़ा छोड़ेगा, मेरा नाम बदल देना, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे के जा रहा हूं मैं आपको कि कपड़ा वो नहीं छोड़ेगा, कलर नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में सामने वाला तो कन्विंस हो गया, सामने वाले ने खरीद भी लिया, सामने वाले ने यूज भी कर लिया और धो के उसका कलर उतार भी लिया, और उसके बाद 2-4 आपको बद्दुआएं भी दे दी, ठीक है। बट अब वो कस्टमर क्या दोबारा तुम्हारे पास आएगा, या दोबारा तुम्हारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेगा, या तुम पे ट्रस्ट करेगा, दोबारा तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। तो एक बार कस्टमर को कपड़ा खरीदवाने के लिए तुमने उसे इतना झूठ बोला कि वो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम तुम कितना भी सच क्यों ना बोलो, वो नहीं भरोसा कर पाएगा तुम पे। ये बोलते हैं कि आपको जस्ट कस्टमर को बेचने के लिए, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको ऑनेस्टली बात बोलनी चाहिए। हाँ ठीक है, जब तक वो नहीं आपसे पूछ रहे कि कपड़ा कलर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, खुद से मत बताओ, लेकिन जब वो पूछ रहे हैं तब तो सच बोलो एटलीस्ट। Then a salesman must be a man of sound character, loyal and dependable. He must perform his duties sincerely. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लगे कि ये सेल्समैन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। देखो, जब तुम डोर टू डोर किसी के यहाँ पे जाते हो और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल ऐसी बनी हुई है कि तुम्हारी दौड़ी मूंछ और ऐसे अजीब से तुम बने हुए हो, गुंडे टाइप्स लग रहे हो, तो कोई भी इंसान तुम पे मतलब कैसे वो करेगा, रिलायबल कैसे होगा तुम्हारे लिए? नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें थोड़ा सिंसेयरली अपना काम करना चाहिए, तुम्हारी हरकतें ऐसी होनी चाहिए सामने वाले को लगे लॉयल्टी है, डिपेंडेबल होने चाहिए, ना सिर्फ कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बल्कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी। Then a salesman must have wide knowledge about the product he is selling and company he is representing. Obviously, जब तक तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता, तुम्हें सेल्समैनशिप नहीं लेनी चाहिए अपने हाथ में। आपको पता है जितने भी ये सेल्समैन होते हैं ना, पहले इनकी क्लासेस लगती हैं। जैसे वो बीपीओ वाले होते हैं ना, बिजनेस प्रोसेसिंग और आउटसोर्सिंग, वो वालों की पहले 2 से 3 महीने क्लासेस लगती है, मतलब उनको पूरा नॉलेज दिया जाता है कि आपको कैसे एंटरटेन करनी है चीज़ों को। वैसे ही सेल्समैन को इनिशियली बहुत कुछ सिखाया जाता है, उसके बाद उन्हें फील्ड पे उतारा जाता है। तो कोई भी सेल्समैन अगर कंपनी ज्वाइन करता है, 1 महीना 1.5 महीना पहले उसके ऊपर उसकी इंटर्नशिप चलती है, उसको सिखाने का काम चलता है, एंड देन उसको फील्ड पे उतारने का काम चलता है। उतने जो ये इंटर्नशिप वाला पीरियड होता है ना, उसमें कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह बता दिया जाता है सेल्समैन को। बस अब उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सारी चीज़ें याद रखे। देन ही मस्ट हैव कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट। ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंस आपको लॉयल्टी, ऑनेस्टी, डिपेंडेबिलिटी, ट्रस्ट वाली फीलिंग दे, तभी वो अच्छा सेल्समैन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओवरऑल देखा जाए तो उसके अंदर फिजिकल, मेंटल, टेक्निकल नॉलेज के अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा सेल्समैन प्रूव हो पाएगा। आई गेस आपको ये पूरे पॉइंट समझ में आ गए हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बट बिफोर एंडिंग लेट मी टेल यू पीपल कि अब आप मैग्नेट ब्रेन्स को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बस गूगल पे जाके magnetbrains.com टाइप करना है, ये वेब पेज खुलेगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना है और वहाँ पे 12th क्लास को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यू आर 12th क्लास स्टूडेंट। 12th क्लास को जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मैं दिख जाऊंगी, आपको बस इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पूरे कोर्स की डिटेलिंग आ जाएगी चैप्टर वाइज। हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो भी आ जाएंगे, और जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे वीडियो खुल जाएगी। एंड देन उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेके 12th तक की
फ्री एजुकेशन आपको दे रहा है, और ये 3 चीज़ें मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो आप खुद से ही करोगे भाई। That's it. Thank you so much for watching this video. Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग के बारे में। ऑब्वियसली हम क्या पढ़ रहे थे, हम प्रमोशनल टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक पॉइंट पर्सनल सेलिंग का भी पढ़ा था। उसके काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह हम देख चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ है, आप इजीली वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि पर्सनल सेलिंग किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो भी हम इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी पर्सनल सेलिंग है ना, यहाँ बताते हैं, जो ये हमारी पर्सनल सेलिंग है ये सिर्फ एक इंसान के लिए काम की चीज़ नहीं होती है, बल्कि इसके रोल 3 अलग अलग लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले देखिए तो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेसमैन को, जिसने इन्हें हायर किया है ताकि ये क्या कर सके, सामान बेच सके उस पर्टिकुलर बिजनेस का। तो फर्स्ट तो बिजनेसमैन को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनकी लाइफ में इनका रोल होगा। सेकंड, ये बेच किसको रहे होते हैं चीज़ें, कस्टमर को, तो ये किसकी लाइफ इन्फ्लुएंस करते हैं, कस्टमर की लाइफ। चलिए दूसरा ऐसा इंसान हो गया कस्टमर जो पर्सनल सेलिंग से या पर्सनल सेल्समैन से इन्फ्लुएंस होता है। और तीसरी होती है हमारी सोसाइटी। भाई कस्टमर और बिजनेसमैन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, सोसाइटी में ही तो एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो पर्सनल सेलिंग का रोल बिजनेसमैन के लिए भी होगा, कस्टमर के लिए भी होगा और सोसाइटी के लिए भी होगा। तो मैं जब ये बोल रही थी ना किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे वो सारे ऐसे आएंगे कि बिजनेसमैन के कुछ पॉइंट्स आ गए, कस्टमर के कुछ पॉइंट्स आ गए और सोसाइटी के कुछ पॉइंट्स हो गए। तो ये तीनों चीज़ें हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, तो थोड़ी सी लेंदी बनेगी, ठीक है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बिजनेसमैन से शुरू करते हैं कि कैसे पर्सनल सेलिंग एक बिजनेसमैन की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। पर्सनल सेलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज द सेल। ऑब्वियसली आप इतनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, पर्सनल सेल्समैन को हायर कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, सेल्स में प्रमोशन होगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेसमैन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये बिजनेसमैन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इन सब रीजंस की वजह से होती है। तो हाउ मेनी रीजंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स आर देयर, बट एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जो चीज़ें हम पढ़ के आए ना बस वैसी ही हैं, तो इनको हम ज़्यादा डिटेल में ऐसे अलग से नहीं करेंगे, फटाफट निपटाएंगे, ठीक है। फर्स्ट है इफेक्टिव प्रमोशन टूल, सेकेंड है फ्लेक्सिबल टूल, थर्ड है मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, फोर्थ है लिंक विद कस्टमर्स, ये है कस्टमर अटेंशन, रोल इन इंट्रोड्यूसिंग स्टेज, लास्टिंग रिलेशनशिप और पर्सनल रैपो। चलिए अब मैं इसमें ब्रीफिंग वगैरह और डिटेलिंग का बाइफिकेशन नहीं कर रही हूँ, लेट्स स्टार्ट विद दैट एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था इफेक्टिव प्रमोशन टूल। ये बोलते हैं पर्सनल सेलिंग इज एन इफेक्टिव टूल टू इंक्रीज सेल ऑफ प्रोडक्ट। सेल्समैन एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। मैं हूँ सामने, आप हैं आमने, हम हैं आमने सामने। मैं आपको बोल रही हूँ कि ये पेन मैम बहुत अच्छा है, पर्सनली ट्रस्ट में बहुत अच्छा है, मैंने इस पेन को खुद यूज़ करके देखा है, मेरे छोटे भाई बहन सब इस पेन को यूज़ करते हैं, आप एक बार चला के तो देखिए। अब मैं जब इतना आपके ऊपर वो कर रही होंगी तो आप क्या एक पेन नहीं खरीदेंगे मुझसे, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो ये बहुत इफेक्टिव टूल कंसिडर किया जाता है सेल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को आप डायरेक्टली कन्विंस कर रहे होते हैं। हमने पर्सनल सेलिंग के बेनिफिट्स पढ़े थे ना, बस समवट वही है ये सेम पॉइंट्स हैं, सिमिलर पॉइंट्स हैं जो हम पर्सनल सेलिंग के बेनिफिट्स में पढ़ के आए हुए हैं। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन वहाँ लिखा था ऑलमोस्ट वैसे ही यहाँ लिखना है।
सो बेसिकली आमने सामने आप हैं, कन्विंसिंग पावर ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेल्स इंक्रीज होगी। ये पॉइंट आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि हम बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब बिजनेसमैन को फ़ायदा कब होगा? जब उसकी सेल बढ़ेगी, उसकी कंपनी की ग्रोथ होगी, तो ऑब्वियसली ये सेल्स वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा मेन है और ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। सो इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है, क्योंकि इससे सेल्स बाकायदा इफेक्ट होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि सेल्समैन डायरेक्टली अपने मेरिट, अपने प्रोडक्ट के मेरिट्स कस्टमर को एक्सप्लेन कर रहा होता है। फिर है फ्लेक्सिबल टूल। अब देखिए, कोई कस्टमर पे किसी तरह का कन्विंसिंग पावर यूज होता है, कोई कस्टमर पे किसी तरह का। हर एक कस्टमर सेम वेराइटी का तो नहीं होता, बट जब हम टीवी में ऐड देते हैं वो तो यूनिफॉर्म होती है कि कोई अमीर देख रहा है, गरीब देख रहा है, बुजुर्ग देख रहा है, जवान देख रहा है, कोई अच्छे नेचर वाला देख रहा है, कोई रूड बिहेवियर वाला देख रहा है, सबके लिए ऐड सेम ही रहेगी। अब वो उन पे काम करती है या नहीं करती है वो अलग बात है, क्योंकि हर एक इंसान की ऑब्वियसली चूज करने की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। तो माइट भी कोई एडवर्टीजमेंट से इंप्रेस नहीं हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल सेलिंग हर कस्टमर डिफरेंट होता है, ये सेल्समैन को पता है। तो वो हर एक कस्टमर के लिए अलग कन्विंसिंग पावर इस्तेमाल करेगा। कोई ज़्यादा रूड है तो उसके साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली होकर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, प्रैक्टिकली समझाएगा कि उसे इस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑन द अदर साइड कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, उसे प्यार प्यार में बता देगा कि मैम ऐसे है, उसको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं भी देगा तो भी वो समझ जाएंगे। कोई हाउसवाइफ है जो टेक्निकल नो हाउ नहीं जानती है, उन्हें वो उस तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि उसे लगेगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हर बंदे के अकॉर्डिंग कन्विंसिंग तरीका डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी है। एडवर्टीजमेंट से कंपेयर करके देख लेना, एडवर्टीजमेंट सबके लिए यूनिफॉर्म रहता है, सेल रहता है, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिडिटी होती है। वेयरएज पर्सनल सेलिंग में कस्टमर टू कस्टमर कन्विंसिंग का तरीका डिफरेंट हो सकता है, किया भी जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टूल है जिसे मोल्ड किया जा सकता है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। So it says personal selling efforts can be changed according to the type of customer salesmen are attending. They may change the offer in varying purchase situation. कभी कभी वो ऑफर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देने की उनको परमिशन होती है, अप टू दैट एक्सटेंट डिस्काउंट दे सकते हैं, किसी को नहीं दोगे तब भी चल जाएगा। कोई बड़े घर में रहता है, बहुत दिलदार है, उसको तुम डिस्काउंट के बारे में बात ही मत करो, वो वैसे ही खरीद लेगा तुम्हारा प्रोडक्ट। कोई कंजूस सा है, थोड़ा सा उसे प्रोडक्ट मतलब डिस्काउंट की बात कर दो, तो हर उसमें क्या हो गया, आपने अलग तरीका इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। अब बाकी सब पॉइंट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेस्टेज आ ही जाती है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की बात हो या किसी और प्रमोशनल टूल की बात हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल सेलिंग यहाँ पे वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि आपने पर्सनली जाके उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें कन्विंस किया। हो सकता है आपकी ऐड मैक्सिमम लोगों के लिए ऑफेंडेड मतलब ऑफेंसिव हो, तो वो नहीं लेंगे आपसे वो कोई भी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपकी ऐड क्या हुई, किसी के लिए भी इफेक्टिव प्रूफ नहीं हुई, आपकी वेस्टेज हो गई। लेकिन क्योंकि पर्सनल सेलिंग पर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में रहती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है, तो यहाँ पे सामान बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप सामने वाले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बताते हो। एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स ऑफ प्रमोशन पर्सनल सेलिंग द वेस्टेज एफर्ट इज मिनिमम। यहाँ पे वेस्टेज एफर्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। कस्टमर अटेंशन, देखिए जब हम किसी से फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, माइट भी वो अपने फ़ोन पे ऐसे लगा हो और अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हो, लेकिन आपकी दो बातें तो आपकी तरफ देख के ज़रूर सुनेगा। जबकि टीवी में क्या होता है, हम फ़ोन में लगे रहते हैं तो टीवी पीछे से चलता रहता है, हम नहीं भी ध्यान देते तो हम अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। ज़्यादा अटेंशन आपने कस्टमर की कहाँ पाई, जहाँ आप फेस टू फेस उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। टीवी को वो इजीली इग्नोर कर सकता है, न्यूज़पेपर को वो इजीली इग्नोर कर सकता है, रेडियो ऐड को वो इजीली इग्नोर कर सकता है, लेकिन फेस टू फेस कोई बैठा उसको इजीली इग्नोर कैसे किया जाता है।
हाँ, हम कभी कभी उसको फील करा देते हैं कि तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक मतलब कर्टसी के कारण एक नज़र तो उसको ज़रूर देखते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर की अटेंशन ज़्यादा होती है सेल्समैन में इन कंपैरिजन टू अदर प्रमोशनल टूल्स। थ्रू पर्सनल सेलिंग इट इज़ ईजी टू गेट द अटेंशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर की अटेंशन गेन करना थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि आप फेस टू फेस इंट्रैक्शन में बैठे होते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लास्टिंग रिलेशनशिप। आपने एक बार पर्सनल सेलिंग के चलते हुए कोई प्रोडक्ट बेचा कस्टमर को, कस्टमर इतना सेटिस्फाइड हुआ था आपके साथ वो इंटरेक्शन करके, आपके साथ बातचीत करके, आपके फ्रेंडली नेचर को देख के, कि वो नेक्स्ट टाइम अगर उसको, उसके पड़ोसी को, उसके रिश्तेदारों को, किसी को भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, वो आपका नाम रेकमेंड करेगा। तो एक बार जो रिश्ता अगर अच्छा शुरू हो जाता है ना सेल्समैन के साथ, तो वो लंबा चलता है। हमारे घर में आरओ ठीक करने के लिए एक इंसान आता था, ठीक है, मतलब लगाया भी उसी ने था, आता भी वही था हर बार सर्विस करने के लिए। वैसे ऐसा होता नहीं है, यूजुअली हर कंपनी अलग अलग लोग भेजती है अलग अलग टाइम पे, लेकिन हमारे घर में हमेशा वही आता था। अब हमारे आस पड़ोस वाले या हमारे रिश्तेदार जो कि यहाँ पे सेटल्ड हैं, कभी भी पूछते हैं कि भैया आरओ लगवाना है तो बताइए नाम, तो हम फट से उन्हीं का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लास्टिंग रिलेशनशिप बना के गए हैं। तो जब आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हो किसी के साथ, पर्सनली बातचीत करते हो, तो वो एक लंबा रिश्ता की शुरुआत बना हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप आगे भी उन्हीं से खरीदने के बारे में सोचते हो, और अल्टीमेटली उनकी कंपनी की सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है, विच इज द बेसिक मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। देन है पर्सनल रेपो। Through personal selling, salesman can create personal support with the customer. This can improve competitive strength of the organization. Somewhat related to the previous point. Previous point क्या था कि lasting relationship. अब lasting relationship तो तभी बनेगी ना जब आपके बीच में एक personal repo create हो जाएगी। मतलब आप उसके साथ इतना सही लाइक रिलेशनशिप में है कि अब आपको किसी और पे उतना ज़्यादा लॉयल्टी या फिर ट्रस्ट आ ही नहीं पाएगा। आप इतना ट्रस्ट करने लग गए हैं सामने वाले इंसान को। अगेन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपकी एक पर्सनल रेपो डेवलप हो। लास्टिंग रिलेशनशिप भी तभी बनता है। तो दीज टू पॉइंट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है। किसी के साथ आपकी पर्सनल रेपो नहीं है, कोई इंसान आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, किसी इंसान के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनी, क्या आप उसके साथ लास्टिंग रिलेशनशिप में रह सकते हो? रिलेटिव्स को छोड़ के बाकी सबके साथ नहीं रह सकते हो। रिलेटिव्स तो भाई बाय डिफॉल्ट रहना ही पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज। In introduction stage, personal selling plays an important role in introducing the new product and persuading the customer to buy it. आप नए नए मार्केट में आए हो, कोई आपका नाम और निशान नहीं था आज तक मार्केट में। अब ऐसे में एकदम से लोग आपके प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएंगे, लेकिन आप पर्सनल सेलिंग का अगर सहारा लेंगे तो ये इंसान डोर टू डोर जाके हर एक इंसान को कन्विंस करेगा। जब वो हर एक इंसान को कन्विंस करेगा तो वहाँ से आपके प्रोडक्ट की एक अच्छी इंट्रोडक्शन हो सकती है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की शुरुआत पर्सनल इंट्रैक्शन से शुरू हुई है, ज़्यादा एफर्ट से शुरू हुई है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन से शुरू हुई है। तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे, इंट्रोडक्शन स्टेज में ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा सही प्रूव होता है, ठीक है। ट्रस्ट में ये एक्चुअली सही है, क्योंकि देखो जब मामा अर्थ आया था ना नया नया, तो उसने ऐसे पर्सनल सेलिंग नहीं किया था, उसने क्या किया था, एडवर्टीजमेंट किया था। अचानक से पूरे मार्केट में मामा अर्थ की एडवर्टीजमेंट आ रही थी। तो एकदम से आपके मन में, जैसे मैंने बताया था ना कि आप ज़्यादा प्रमोशन कर दो, डीमेरिट्स में बताया था कि जब आप किसी चीज़ का ज़्यादा प्रमोशन कर देते हो तो सामने वाले को लगता है यार इसका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, क्या ये इतनी प्रमोशन करे जा रहा है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में वो फील कभी भी नहीं आता, क्योंकि पर्सनल सेलिंग एक टैक्ट होता है कंपनीज का अपनी सेल्स बढ़ाने का। इट्स अबाउट द परसेप्शन, आई हैव दिस परसेप्शन, ठीक है। माइट भी आपका परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लिंक विद कस्टमर। सेल्समैन प्ले परसुएसिव रोल, सर्विस रोल एंड इंफॉर्मेटिव रोल, देयर बाय लिंकिंग द फर्म टू द कस्टमर। अब सेल्समैन कौन होते हैं? ये है कस्टमर, ये है सेल्समैन। सेल्समैन क्या खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहा होता है? नहीं, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच रहा होता है। तो ये कंपनी का एजेंट होता है जो आपके सामने आता है कोई प्रोडक्ट लेके कंपनी के बिहाफ पे। तो ये अल्टीमेटली किसको कनेक्ट कर रहा है? कस्टमर और कंपनी को कनेक्ट कर रहा है।
तो ये कस्टमर के साथ एक लिंक बनवाने का काम करता है, किसका? कंपनी का, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा है, वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहा है। जब वो किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा होगा, आपको बता रहा होगा, पर्सनल सेलिंग कर रहा होगा, तो वो उस कंपनी का नाम ले रहा होगा, उस ब्रांड का नाम ले रहा होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं कि थोड़े मतलब हमने पढ़े हुए हैं, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये इतने ज़्यादा डिटेल वाले मैं नहीं जा रही हूँ, मतलब, ठीक है। चलो, मतलब लिंक विद कस्टमर पे बिजनेस से रिलेटेड जो पॉइंट थे, बिजनेसमैन से रिलेटेड जो पॉइंट थे, वो खत्म होते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा ये वाला पोर्शन। हमारा ये वाला पोर्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे कि कस्टमर्स की लाइफ में पर्सनल सेलिंग किस तरह से इन्फ्लुएंस रखती है। सो इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स में ये बोलते हैं, personal selling is very important from customers point of view, as customers can get required information about the product from customers are benefit by personal selling in the following way। customer किस तरह से benefited feel करते हैं, these are some of the points। 4 ही point है, ज़्यादा नहीं है। first है helps in identifying needs, second है provides latest market information, थर्ड है एक्सपर्ट एडवाइस, और फोर्थ है इंड्यूसेस कस्टमर्स। अब अगेन ब्रीफिंग पे अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल डायरेक्टली जंप टू द डिटेलिंग। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। सेल्समैन हेल्प द कस्टमर टू डिस्कवर देयर नीड्स एंड वांट्स, एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प द कस्टमर्स टू नो हाउ दीज नीड्स एंड वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। पहली बात, पर्सनल सेलिंग के टाइम पे सेलर बायर से, कस्टमर से बातचीत करता है, वो उसे एहसास दिलाता है कि तुम्हारी कितनी नीड्स हैं, तुम्हारी किस किस चीज़ की नीड्स हैं, और वो नीड्स एंड वांट्स किस प्रोडक्ट से पूरी होंगी, मतलब मेरे कौन से वाले प्रोडक्ट से पूरी होंगी। तो यहाँ पे घर बैठे बैठे या समटाइम्स कहीं जाके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कस्टमर की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं विदाउट मच एफर्ट्स। मानिए सेल्समैन नहीं होता, तो आपको अपनी नीड्स और वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, वो सारे तरीके आपको खुद से सोचने पड़ते, देखने पड़ते ऑप्शंस। यहाँ पे वो खुद आपके पास आके आपको बता रहा है, दैट्स एन एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइडेड टू यू, राइट। तो बेसिकली सेल्समैन कस्टमर्स को उनकी नीड्स और ये वांट्स डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं, मतलब जो चीज़ें उनको खुद को नहीं पता वो निकाल के उनको बताते हैं कि भैया ये चीज़ है तुम्हें जो चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा, वन थिंग यू माइट हैव नोटिस कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आते हैं, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, बिकॉज टर्म 1 ख़त्म करके जल्दी से अपन को MCQ भी शुरू करना है, ठीक है। तो जितना इसमें से आएगा उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। In personal selling, salesmen provide information regarding the new product available in the market, uses of those products, etc. अब भाई मैं घर पे बैठी हूँ, मुझे दीन दुनिया का कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वहीं पे मेरे घर के बाहर एक डोरबेल बजती है और मैं जाती हूँ, वहाँ पे एक सेल्समैन खड़ा हुआ है जो मुझे नए प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब सोचो घर बैठे बैठे नया प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन मेरे दरवाजे तक चल के आ रहा है, हुई अच्छी बात कि नहीं हुई मेरे लिए। तो बीइंग अ कस्टमर मुझे अच्छा लगेगा कि मार्केट की न्यूज़, मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहा है, मार्केट की खबर मेरे घर पे मुझे मिल रही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपर्ट एडवाइस। कस्टमर कैन गेट एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस इन परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम कंफ्यूज कि ये वाला लेना चाहिए या ये वाला लेना चाहिए, ये वाला बेस्ट है या ये वाला बेस्ट है। तो सेल्समैन मुझे बताएगा कि मैम आप मुझे बताओ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये वाली रिक्वायरमेंट है ना, आपके लिए ये वाला प्रोडक्ट बेस्ट है। ऐसी चीज़ आपने दुकानदारों को करते हुए देखी होगी, जब आप दुकान पे जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि कौन से वाली वो चाहिए, मतलब आपकी नीड क्या है, फिर वो 2 ऑप्शन रखे होते हैं तो वो आपको बताते हैं कि ये वाला ऑप्शन ले लो। जनरली वो महंगे वाला ऑप्शन होता है, नोटिस करना कभी भी, बट स्टिल वो आपको हमेशा बताते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट आपको ले लेना चाहिए। ऐसे ही शॉप्स पे होता है, जब आप कपड़े पहन के ट्रायल करने के लिए मतलब जाते हैं आते हैं, तो कुछ ड्रेसेस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली लूँ या ये वाली लूँ। तो सेल्समैन बोलते हैं मैम आप उस वाले में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो वो उसकी एक्सपर्ट एडवाइस होती है। तो क्यों, तो दिन रात यही चीज़ें देखता है ना कि लोगों को ट्रायल रूम से बाहर निकलते हुए कपड़े पहने हुए देखता है, तो उसको ज़्यादा अंदाज़ा होगा, तो फिर वो एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल जाती है। एंड देन लास्ट है इंड्यूसेस कस्टमर।
पर्सनल सेलिंग इंड्यूसेस कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। ये आपको कन्विंस करते हैं कि खरीद लीजिए, आपके काम आएगा, आपके काम की चीज़ है, खरीदिए ना, खरीद लीजिए। तो जिन चीज़ों पे हमें लगता है कि 50-50 लेंगे नहीं लेंगे, वहाँ पे उनका इंड्यूस करने के कारण हम उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक नया प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है जिसका ऑब्वियसली कोई ना कोई काम तो बनता ही है। इस तरह से 4 पॉइंट्स में ये कस्टमर को मदद करते हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट्स? हमारे नीड्स को आइडेंटिफाई डिस्कवर करवाने में हेल्प करते हैं और हमें साथ ही साथ ये भी बताते हैं उन नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेकेंड है मार्केट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें आसपास की खबर बताते हैं कैसे क्या है। एक्सपर्ट एडवाइस, हमें चूज करने में मदद करवाते हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कौन सी चीज़ हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बेस्ट है। फिर इंड्यूसेस कस्टमर, हमें थोड़ा सा कन्विंस भी कर देते हैं लगे हाथ कि भाई ये वाला ले लो, ये वाला तुम्हारे लिए सही है। एंड इसी 4 पॉइंट्स के साथ हमारा कस्टमर वाला सेक्शन भी खत्म होता है। तो पर्सनल सेलिंग का बिजनेसमैन के लिए क्या रोल होता है हम पढ़ चुके हैं, पर्सनल सेलिंग का कस्टमर्स पे क्या रोल होता है हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोसाइटी पे इसका क्या रोल होता है। एंड द पॉइंट गोज लाइक, okay, there are 5 points, let me read those points. First है converts latest demand into effective demand. Second है employment opportunities. Third है mobility of sales person. Fourth है career opportunities और fifth है product standardization. चलिए अब हम ब्रीफिंग को स्किप करते हुए फर्स्ट पॉइंट पे डायरेक्टली जंप करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे बिजनेस स्टडीज को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा डीप में बात नहीं करूंगी लेकिन ऊपर की बात करूंगी। अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझते हैं तो आप ये बात समझ जाएंगे। आप मुझे बताइए एक इंस्टेंस जहाँ पे इकोनॉमिक्स में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, सॉरी इकोनॉमी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, नॉट इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है जैसे कोविड के टाइम पे हुई थी। ऑन द अदर साइड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, इसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इसकी ग्रोथ हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप मुझे बताओ इंडिया को कौन सी इकोनॉमी की ज़रूरत है, दिस स्टैग्नेंट इकोनॉमी की या फिर ग्रोथ वाली इकोनॉमी की? आई एम प्रीटी श्योर आपका आंसर होगा ये वाली इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, लोगों के बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा सेलिंग हो रही है, डिमांड आ रही है। ऐसी वाली इकोनॉमी ओवरऑल इंडिया को बढ़ावा देती है और स्टैग्नेंट इकोनॉमी इंडिया को गिरा देगी। तो ये वाली इकोनॉमी, अब मैंने ऐसा क्यों किया कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाना शुरू किया बिजनेस स्टडीज़ के साथ, उसका रीज़न ये है कि हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बात करें कि सोसाइटी को किस तरह से पर्सनल सेलिंग से मदद मिलती है। अब आप मुझे बताओ पर्सनल सेलिंग के चलते हुए मैंने एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करवा दी है, उसकी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, उसकी सेल्स इंक्रीज हो गई हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पूरी इकोनॉमी में उसका फर्क देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है जो कि अपवर्ड्स जा रही है, सेल इंक्रीज हुई और हुई और हुई और हुई और हुई, इकोनॉमी ने ही तो बूस्ट किया यहाँ पे। तो ये पूरी इकोनॉमी अल्टीमेटली किसके काम आएगी, सोसाइटी के काम आएगी, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके काम आएगी। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग कि कहीं ना कहीं पर्सनल सेलिंग से डिमांड, इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होती है जिसकी वजह से सेल इंक्रीज होती है, उससे बिजनेसमैन ज़्यादा पैसा कमाएगा, जब ज़्यादा पैसा कमाएगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स और इकोनॉमी में लाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट होगी और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली सेल्समैन ने इंक्रीज करवा दिया, पहले तो मतलब 2 तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी। पर्सनल सेलिंग के लिए आप किसको रखोगे, रोबोट्स को तो नहीं रखोगे, ह्यूमन बींग्स को ही रखोगे ना, तो ह्यूमन बींग्स को रखा, एम्प्लॉयमेंट वैसे ही बढ़ गई। दूसरी बात, इन ह्यूमन बींग्स ने सेल्स इतनी इंक्रीज करा दी कि आपको अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ा। आपने अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाया तो आपको उस चीज़ के लिए भी तो अलग से लेबर हायर करनी पड़ेगी। अगेन क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। मार्केटिंग करवाओगे, अगेन तुम्हें और लेबर बढ़ानी पड़ेगी, अगेन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। तो इसको सिर्फ एक पॉइंट से मत देखना कि सेल्समैन को जॉब मिल रही है। सेल्समैन जो डिमांड इंक्रीज करवा पा रहा है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से जो लेबर एक्स्ट्रा हायर करनी पड़ रही है, वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं।
अनएम्प्लॉयड यूथ कैन वर्क एज सेल्समैन एंड अर्न देयर लाइवलीहुड एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्शन की वजह से लेबर वाला पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करियर अपॉर्चुनिटीज। पर्सनल सेलिंग ऑफर्स अट्रैक्टिव करियर विद जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सिक्योरिटीज। आई डोंट एक्चुअली अग्री विद इट, क्योंकि मैंने सेल्समैन को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं देखा विद देयर लाइव्स, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया। बट स्टिल इफ इट्स रिटन इन योर बुक, तो आप लिख सकते हैं कि सेल्समैन के पास जॉब होती है तो जॉब सिक्योरिटी होती है, तो वो खुश रहते हैं और उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस पॉइंट, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन। Sales people move from one place to another. This promotes travel and tourism industry. Yes, this is a nice point. अब भैया मुझे बेचने जाना है, जैसे मैंने बताया था, तो मैं बताया था थोड़ी देर पहले कि रूरल एरिया में अर्बन एरिया से मतलब लोग बाग आते थे, सेल्समैन आते थे बेचने के लिए, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। तो वहाँ से लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, माइट भी आपके रूरल एरिया में कुछ देखने वाली चीज़ है, वो एक बार आया, उसने देखा, रहा, ठहरा, कहीं होटल में थोड़े से पैसे दे के रुका, तो यहाँ से क्या होगा, टूरिज्म वाली चीज़, ट्रैवल वाली चीज़ इंक्रीज होएगी ना। यहाँ से उस पर्टिकुलर विलेज को फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं राजस्थान के किसी गांव में अपने सेल्समैन को भेज रही हूँ कि जाओ देख के आओ। वो गया, उसने देखा अरे लोकेलिटी इतनी अच्छी है, उसने थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया, वो वायरल हो गया, तो सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए। अगेन ट्रैवलर इंडस्ट्री क्या करेगी, बूस्ट हो जाएगी। सो अगेन क्योंकि मूवमेंट होती है सेल्समैन की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अल्टीमेटली ये ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल एजेंसीज के लिए बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उन्हीं की तो मदद लेके आप जाओगे अपने प्रोडक्ट्स लेके। Product standardization. With the help of personal selling, there can be uniformity of consumption by supplying standardized products. Obviously, जब आप पर्सनल सेलिंग करने जाते हो तो आप यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स कंजम्पशन के लिए देते हो, जिससे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, मतलब सेल होती है। ये पॉइंट्स मुझे ऐसे लग रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब कहीं से ऐसे उठा के बस इंसर्ट कर दिए हैं, कोई इतना ज़्यादा मतलब इनमें खास बात नहीं है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस पर वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही अजीबोगरीब पॉइंट्स हैं। चलिए इसी पॉइंट के साथ हमारा रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग वाला पोर्शन ख़त्म होता है। सो ये जो तीनों मैंने आपको बताए थे, पर्सनल सेलिंग का किस पे क्या क्या फ़र्क होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। एंड आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स के डिफरेंसेस के बारे में। लेकिन नई बात यह है कि इन डिफरेंसेस के टॉपिक मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको गेस करने हैं। सो चलिए देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने शार्प माइंडेड हैं कि पकड़ सके। ओके, दिस इमेज वर्सेस दिस इमेज, ये बता देती हूँ, पहले जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उन्हीं से समवॉट रिलेटेड हैं ये, और उन्हीं के डिफरेंसेस हमें कवर करने हैं। ये एक इमेज है, आप बताइए इसमें क्या दर्शाया गया है, और ये दूसरी इमेज है, आप बताइए यहाँ पे क्या दर्शाया गया है। और मैं फ्रेम से थोड़ा सा बाहर हो रही हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली सी दीज पिक्चर्स। जल्दी बताइए दोनों ही फ्रेम्स में क्या दिखाया गया है। ओके, कमेंट सेक्शन में जिसने सबसे पहला कमेंट किया, सबसे पहला करेक्ट कमेंट इस चीज़ के रिगार्डिंग, उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट फ्री, ठीक है। चलिए अब मैं आपको खुद बता देती हूँ कि इसमें और इसमें क्या दर्शाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं एक एनिमेटेड टीवी, दिस इज व्हाट, एन एनिमेटेड टीवी। इसमें एक इंसान है जो कि किसी प्रोडक्ट को दिखा रहा है। सो ये क्या है, ये एडवर्टीजमेंट है। व्हाट इज दिस, एडवर्टीजमेंट। और यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को फेस टू फेस इंटरैक्ट करके कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। ये सेलर है, ये बायर है, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। सो हम किसके डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट वर्सेस पर्सनल सेलिंग के डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। ओ, आप तो थंबनेल से भी देख सकते हैं ना। अरे मुझे क्लिक ही नहीं किया, कैंसिल, चॉकलेट कैंसिल आप लोगों की। चलिए
शुरू करते हैं हम हमारे पॉइंट्स के साथ। जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन के वीडियोस हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, टैबुलर फॉर्म में। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते भी हूं कि बच्चों, हमेशा एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे टैबुलर फॉर्म में ही अपना आंसर दीजिएगा। ये एक प्रिसाइज तरीका होता है अपने सारे पॉइंट्स एग्जामिनर तक पहुंचाने का, और वो काफ़ी इम्प्रेस भी होता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपका टाइम भी सेव होगा, एफर्ट्स भी सेव होंगे और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। टोटल 8 डिफरेंसेस हैं। ठीक है, टोटल 8 डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फॉर्म, सेकेंड है फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड है रीच, फोर्थ है कॉस्ट, फिफ्थ है कवरेज, सिक्स्थ है यूज ऑफ मास मीडिया, सेवेंथ है फीडबैक, एंड देन इट्स यूजफुल फॉर। तो टोटल 8 डिफरेंसेस वाले पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमें इन दोनों पे चर्चा करनी है। शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट से, दैट इज फॉर्म। ये बोलते हैं एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वेयर एज पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहां देखिए, अब ये एडवर्टीजमेंट है, ये पर्सनल सेलिंग है। एडवर्टीजमेंट में आप इस टीवी के सामने बैठे हुए हैं, ये इंसान अपनी बात बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आप इसकी बात सिर्फ सुन पा रहे हैं। क्या आप इससे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आप इसको जवाब दे पा रहे हैं? क्या ये इंसान आपके सामने स्पष्ट रूप से खड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, व्हेन द सामने वाला पर्सन इज नॉट प्रेजेंट एट द सेम लोकेशन वेयर यू आर प्रेजेंट। सो ये इम्पर्सनल फॉर्म है। वेयर एज पर्सनल सेलिंग में ये इंसान बकायदा आपके सामने खड़े होके आपसे बातचीत करता है, तो ये पर्सनल फॉर्म है। दिस इज इम्पर्सनल, दिस इज पर्सनल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, हाउ फ्लेक्सिबल दीज टू फॉर्म्स आर। ये बोलते हैं एडवर्टाइजिंग लेस फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्डाइज मैसेजेस होते हैं, वेरस ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज ये चेंज किया जा सकता है। चलिए अगेन हम चल लेते हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड पे। यहाँ देखिए, किसी ने एडवर्टीजमेंट बनाई, एक बार बनाएगा, उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में उसे रिलीज कर देगा। अब सारे कस्टमर एक समान तो नहीं होते कि उन पे उस एडवर्टीजमेंट का वैसा ही फर्क पड़े। एक कस्टमर होता है हर एडवर्टीजमेंट देख के हर वो प्रोडक्ट खरीद के आ जाता है। दूसरा कस्टमर ऐसा होता है जिसे कन्विंस करना पड़ता है अलग से कि भाई खरीद ले, अच्छा है तेरे लिए प्रोडक्ट। अब ऐसे में ये यूनिफॉर्म मैसेज जो कि सबके पास जा रहा है, ये स्टैंडर्डाइज मैसेज जो कि सबके पास जा रहा है, ऐसे मैसेजेस हर इंसान को क्या कन्विंस कर पाएंगे, या हर इंसान के ऊपर क्या उनका सेम इफेक्ट होगा? चलिए वो क्वेश्चन तो दूर का है, पहले तो ये बताइए क्या हर इंसान के अकॉर्डिंग ये चेंज करते हैं हम मैसेज कि इसको अलग एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, इसको अलग एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं? नहीं ना। तो ये थोड़ा सा रिजिड फॉर्म होता है क्योंकि ये सबके लिए समान होता है। इट्स अ स्टैंडर्डाइज मैसेज जो हर किसी को सेम फॉर्म में पहुंचेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं, अब कोई इंसान आपके सामने आके खड़ा हुआ है, एक इंसान जैसा है दूसरा इंसान वैसा हो जरूरी नहीं है। एक इंसान जिस वे से बात कर रहा है उसको उस वे से कन्विंस करना पड़ेगा, दूसरा इंसान थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है तो उस पर थोड़ा और एम्फेसिस करना पड़ेगा कि ले ले भाई तेरे लिए बहुत काम की चीज़ है ये, थोड़ा और कन्विंस करो कि अरे सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपके ऊपर पहना हुआ, ये ले ही लो आप तो बस, अरे बना ही आपके लिए हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है आपके ऊपर। तो ऐसे में वो इंसान जो थोड़ा डाउटफुल होगा वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ मुझे ये सामान ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैसेजेस हर इंसान के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, सो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल कंसिडर किया जाता है। नाउ लेट मी टेल यू पीपल, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबल मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। एडवर्टीजमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते बिकॉज एक बार ये बन जाती है, बहुत सारे पैसे लगते हैं तो वो एक मतलब बन ही जाती है और वो सबके लिए सेम फॉर्म में ही आएगी। लेकिन यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में हर किसी के अकॉर्डिंग हम मैसेजेस डिफरेंट कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम आराम से ये क्या बोलते हैं मतलब कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये बहुत कम फ्लेक्सिबल है। रीच की बात करें तो ये मासेस तक रीच करता है लेकिन इसके लिमिटेड रीच होती है। कैसे? एक बार एडवर्टीजमेंट बनी, ये रणवीर सिंह है जो कि किसी कपड़े की ऐड कर रहा है। ठीक है,
अब एक बार ये ऐड बनाएगा, ये सेम ऐड आप यूएसए में भी बैठ के देख सकते हो, कनाडा में भी बैठ के देख सकते हो, कोरिया में भी बैठ के देख सकते हो, चाइना जाना तो वहां पे भी बैठ के देख सकते हो, एंड एट द सेम टाइम इंडिया के भी हर लोकेशन पे बैठ के देख सकते हो। तो इसकी रीच बहुत ज़्यादा है, एक बार बनती है तो बहुत लोगों तक पहुंच पाती है ये पर्टिकुलर चीज़। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल सेलिंग, अब भाई यहाँ पे सामने वाले इंसान से 1-to-1 बातचीत करनी है, फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है। अब आप एक दिन में मैक्स टू मैक्स कितनों के साथ इंटरेक्शन कर लोगे? चलो तुम्हारी ऐसी एक स्टेबल दुकान नहीं है, तुम रेडी लगाते हो, तुम रेडी लेके भी 10 जगह घूमते हो दिन भर में, लेकिन तब भी क्या तुम पूरे वर्ल्ड तक 2 मिनट के अंदर पहुंच सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। तुम्हें दिन में जहां जहां तुम घूमते हो, जितने लोग मिले हैं, तुम उनसे कर रहे हो बात, तुम उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हो, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ तो कम है ना भाई। एक एरिया में कितने लोग होंगे मैक्स टू मैक्स, स्पेशली जो तुमसे इंटरेक्ट करते होंगे वो कितने कम होंगे। बट ऑन द अदर साइड ये वाली चीज़ बहुत लोगों तक एक ही मिनट में पहुंच जाती है। इस वाली की थोड़ी सी रीच कम है, क्योंकि ये पर्सनल सेलिंग मतलब पर्सनल इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है। इसी बात पे हम आ जाते हैं 4th पॉइंट पे, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट पर पर्सन इज लेस एज इट कवर्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लेकिन पर्सनल सेलिंग में ये बोलते हैं कॉस्ट पर पर्सन इज हाई एज एट लिमिटेड टाइम पीरियड मेंबर्स कैन बी कॉन्टैक्टेड। ओके, ये बोल रहे हैं पर पर्सन जो कॉस्ट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट की बात नहीं हो रही, पर पर्सन कॉस्ट की बात हो रही है। तो ये बोलते हैं कि ये एक ही मिनट में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, तो इसकी जो पर पर्सन कॉस्ट है, पर पर्सन कॉस्ट है वो क्या है? कम है। ठीक है, लेकिन यहां पे जब आप बात कर रहे हो, आप एक टाइम पे एक इंसान से बात कर सकते हो, दूसरा आएगा तो आपको उसको अलग से टाइम देना पड़ेगा, तीसरा आएगा तो उसको अलग से टाइम देना पड़ेगा, चौथा आएगा तो उसको अलग से टाइम देना पड़ेगा, और सबका टाइम लिमिटेड हो जाएगा, बिकॉज आपको क्या करना है, बहुत लोगों को एंटरटेन करना है। तो यहाँ पे पर पर्सन जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि यहाँ हर किसी को पर्सनल अटेंशन मिल रही है, वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए देखते ही देखते हम आ गए हैं हमारे 5th पॉइंट पे, दैट इज कवरेज। कवर्स मार्केट इन शॉर्ट टाइम, टेक्स लॉन्ग टाइम टू कवर मार्केट। अब भाई मैंने जैसे आपको बताया, एडवर्टीजमेंट एक बार में आता है और पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैल जाता है, तो ये बहुत कम ड्यूरेशन में पूरे मार्केट में अपनी छाप बना लेता है। लेकिन ऑन द अदर साइड व्हेन इट कम्स टू दिस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनली रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं लोगों के साथ, पर्सनली इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी है, तो ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली आपका जो टाइम पीरियड होगा वो ज़्यादा होगा। तो एग्जैक्टली ये यही बोलते हैं कि कवरेज की बात की जाए तो एडवर्टीजमेंट का कवरेज छोटे से टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका कवरेज कम होता है इन कंपैरिजन टू एडवर्टाइजिंग। आप खुद ही देख के बताओ, आप एक वीडियो डाल रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे डाली, मानो वायरल हो गई, ठीक है, अब वायरल हो गई तो वही सेम वीडियो कितने लोगों ने देख ली? थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन जब आप किसी से वही बात फेस टू फेस करते हो तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको टाइम लगेगा ना। जब हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं तो हम 6 मंथ्स का बैच लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फटाफट पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे से टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों तक रीच हो जाती है, उसकी कवर बहुत सारा एरिया कर लेती है। लेकिन वहीं पे कोचिंग क्लासेस में पर्सनल इंटरेक्शन रहती है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और कवरेज आपकी कम हो पाती है, क्योंकि फेस टू फेस फील देना है सबको। 6th पॉइंट है यूज़ ऑफ मास मीडिया। ये क्या बोलता है? ये पूछते हैं कि क्या एडवर्टीजमेंट में मास मीडिया का इस्तेमाल होता है और पर्सनल सेलिंग में क्या इसका इस्तेमाल होता है। तो दे से इट मेक्स यूज ऑफ मास मीडिया सच एज टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल सेलिंग देयर इज नो यूज ऑफ मास मीडिया। अब यहाँ देखिए आप, इन्होंने टीवी पे ही ऐड दी ना अपनी, तो मास मीडिया का तो इस्तेमाल किया ही। मास मीडिया का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा मीडिया जो कि मासेस तक पहुंचता है, बहुत सारे लोगों को कवर करता है। सो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल होता है एडवर्टीजमेंट के लिए, उसी पे ही तो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की, कॉमन सी बात है।
लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है फेस टू फेस इंट्रैक्शन. हाउ कैन आई बी सिटिंग इन अ टीवी एंड टॉकिंग टू यू पीपल? बताओ जरा, मैं टीवी पे बैठी हुई बोल रही हाय कैसे हो, और तुम उधर से घर पे बैठे हो जवाब दे रहे हो, कोई मतलब बनेगा इसका? नहीं. तो इसमें मास मीडिया का इस्तेमाल नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट है रीच का, नहीं सॉरी रीच तो हो ही गया. नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक का. ये बोलते हैं नो डायरेक्ट फीडबैक कैन बी ऑब्टेन्ड वेयर एज डायरेक्ट फीडबैक कैन बी कलेक्टेड बाय सेल्समैन. अब 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, आप डायरेक्टली बंदे से, जो भी इंसान सामने खड़ा हुआ है, उससे फीडबैक मांग सकते हैं ना कि सर आप बताइए आपको कैसा फील हुआ, बताइए आपकी क्या टिप्पणी है. लेकिन कोई इंसान एडवर्टीजमेंट कर रहा है टीवी में बैठे बैठे, वो आपको चीज दिखा रहा है, आप घर बैठ के कितनी मर्जी टिप्पणी कर लो, क्या वो उस पर्सन तक रीच करेगी? वैसे एक बात बताओ, सोशल मीडिया के ज़माने में हर एक चीज़ हर एक तक रीच कर सकती है, बट हम टिपिकल ज़माने को याद रखते हुए कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने कोई पेन की ऐड बनाई, कुरकुरे की ऐड बनाई, तो ऐसे में वो सिर्फ टीवी में बैठ के उस ऐड को बना रहा है और आप तक पहुंचा रहा है. दैट्स इट. उसके बाद वो आपसे फीडबैक नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टीवी के सामने आप कैसे, टीवी को किस वे से फीडबैक दोगे बताओ? कभी देखा है किससे कि टीवी सामने लगाओ और तुम सामने बैठ के बोलो टीवी मुझे वो वाली ऐड अच्छी नहीं लगी, मुझे ये वाली ऐड ठीक लगी, ये वाला प्रोडक्ट ठीक है, वो वाला प्रोडक्ट बिल्कुल. टीवी भी सोचेगा कहाँ से आ गया भाई, अगर वो सोच पाया तो. एनीवेज, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल फॉर. ये बोलते हैं एडवर्टाइजिंग ज़्यादा यूजफुल है स्टैंडर्डाइज और कस्टमर प्रोडक्ट्स के लिए, वेयर एज इंडस्ट्रियल और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स के लिए पर्सनल सेलिंग ज़रूरी है. अब कुरकुरे बने हैं, कुरकुरे का एक ही तरह का बनाने का प्रोसीजर है, ठीक है, और एक ही वे से एक ही फ्लेवर में वो बिक रहे हैं, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग फ्लेवर में नहीं आ रहे. ऐसा मान लो पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था, तो उसमें आप एडवर्टीजमेंट करो ना, आपको पर्सनल सेलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है. लेकिन एक मग पे मुझे अपनी शक्ल छपवानी है, तो ऐसे में मुझे पर्सनल सेलिंग की टूवर्ड्स आना चाहिए इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग के थ्रू. सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि जब आपको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट देनी होती है, मतलब लोगों को उसके बारे में बताना होता है, तो एडवर्टीजमेंट सबसे सही चैनल होता है. लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करते हो जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल होते हैं, और दूसरा जब आप कस्टमाइज प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हो जो कि आपके विशेस के अकॉर्डिंग बनते हैं, लाइक टी शर्ट अपने विश के अकॉर्डिंग बनवाना, जैसे यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स छपा हुआ बनवाया हुआ है. सो ऐसी सब चीज़ें पर्सनल सेलिंग में ज़्यादा बेहतर रहती हैं. तो पर्सनल सेलिंग करना चाहिए उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं, और एडवर्टीजमेंट करना चाहिए उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं. सो यहाँ हमारा एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस बिटवीन ख़त्म होता है. एक सही मतलब समरी वे में मैं बोलूँ आपको, तो एडवर्टीजमेंट मतलब एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप 1-to-1 इंट्रैक्शन नहीं करते हैं, ना ही फीडबैक कलेक्ट कर पाते हैं, एंड एट द सेम टाइम इसका रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत कवरेज है, ये मासेस तक रीच करते हैं, वो भी बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में. एंड ये यूज़फुल होती है ज़्यादा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए एंड हमारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के लिए. अब जितने भी पॉइंट्स थे मैंने एक ही सेंटेंस में कवर कर दिए. On the other side, personal selling is a personal way because you interact with the सामने वाला person face to face, और आप उससे फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी रीच बहुत लिमिटेड होती है, कवरेज भी बहुत छोटी होती है, ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, कॉस्ट पर पर्सन भी ज़्यादा निकलता है, और इंडस्ट्रियल एंड कस्टमाइज्ड आइटम्स के लिए बेस्ट रहता है. सो ये होगा ये दोनों के डिफरेंसेस. आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो. इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्लेलिस्ट में किसी वीडियो को नहीं ढूंढ पाते हैं तो देयर इज़ अनदर वे. आप गूगल कीजिए magnetbrains.com. जैसे ही आप गूगल करेंगे magnetbrains.com, ये वेब पेज खुल जाएगा. यहाँ आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना है. क्लास 12th में आपको ऐसे सब टीचर्स मिल जाएंगे, सबके कोर्सेज मिल जाएंगे. आपको बिजनेस स्टडीज़ पे जाना है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा. हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे. आप चैप्टर वाइज किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, किसी भी टॉपिक को देख सकते हैं. जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वीडियो खुली हुई दिखेगी. एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अब किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. सो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स. माय नेम इज CS पायल पोपली.
एंड आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सुना दिखाई देगा, सुनाई देगा एक्चुअली। आपने ज़रूर सुना होगा किसी भी फिल्म स्टार के पीआर टीम के बारे में, पीआर टीम के बारे में, दैट इज पब्लिक रिलेशन टीम के बारे में। तो एग्जैक्टली वो होता क्या है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और वो किस तरह से ना सिर्फ सेलिब्रिटीज को बल्कि इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को, ब्रांड्स को भी मदद करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, हम ये बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स तो आपने पढ़ लिए हैं, उनके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है मार्केटिंग का, और वो होता है आपका पब्लिक रिलेशन। बट ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जैक्टली समझाना चाहूंगी कि पीआर होता क्या है, चाहे वो इंडिविजुअल्स का हो, सेलिब्रिटीज का हो, या फिर वो किसी बिजनेस हाउस का हो। लेकिन पीआर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि बादशाह ने अपने पीआर टीम को बोल के ऑलमोस्ट 1.5 लाख फॉलोवर्स गेन किए थे, इलीगली और वट एवर वे में, पैसे देके शायद। जब बिग बॉस में राहुल वैद्य आया था तो उसने अपनी पीआर टीम को 5 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो कि अपने पीआर टीम को बोल बोल के ऐसे कमेंट्स कराते हैं जो वो डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। बट एग्जैक्टली पीआर का मतलब क्या है? पब्लिक रिलेशन मतलब एक ऐसा वे जिससे आप डायरेक्टली पब्लिक के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे ज़माने हुआ करते थे जब सेलिब्रिटीज सिर्फ मूवी बनाते थे और पूरे लोगों के फेमस हो जाते थे, फेम गेन कर लेते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते थे सबकी लाइफ में। लेकिन आज की डेट में क्योंकि सोशल मीडिया है और उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इंडिया पे तो स्पेशली, तो ऐसे में कोई भी इंसान आज की डेट में सिर्फ मूवी बना के या सॉन्ग्स बना के हिट या फेमस नहीं हो सकता। उसे नॉर्मल जनता से एक कनेक्शन मेंटेन करना ही पड़ता है, और पब्लिक रिलेशन वही है। पब्लिक रिलेशन मतलब नॉर्मल जनता से, कॉमन मासेस से, जनरल पीपल से कनेक्शन मेंटेन करना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, सो दैट आप अपनी बात उन तक इजीली पहुंचा पाएं, उनकी बात भी साइमल्टेनियसली सुन पाएं। जितने भी सेलिब्रिटीज आजकल क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे लाइव आते हैं, अपने फैंस को भी अपने साथ कभी कभी लाइव ले लेते हैं, अपने फैंस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि उनके पब्लिक रिलेशनशिप बढ़ सके, अच्छे बने। अब आप मुझे बताइए, एक सेलिब्रिटी है, रील्स बनाता है, सिर्फ लाइव कभी नहीं आता, किसी के डीएम्स का रिप्लाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, ऐसे सेलिब्रिटीज को आफ्टर अ वाइल हर कोई अनफॉलो करके चला जाता है। लेकिन ऐसे सेलिब्रिटीज ऑन द अदर साइड जो लाइव आ रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे विशेस पूछ रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, ऐसा सब करने से वो अल्टीमेटली हर एक इंसान को अपने बहुत क्लोज ला रहे हैं। वो जो गैप हुआ करता था कि पहले सेलिब्रिटीज एक अलग दुनिया में रहते थे और जनरल मासेस एक अलग दुनिया में रहते थे, अब वो गैप कहीं ना कहीं खत्म होने लगा है। आजकल तो मैंने ऐसा देखा है, ऐसे बहुत सारे जनरल मासेस से उठे हुए इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इन सेलिब्रिटीज़ की फ़ैन फॉलोइंग पे भारी पड़ रहे हैं। मतलब उन सेलिब्रिटीज़ को खुद आके इन इन्फ्लुएंसर्स को बोलना पड़ता है कि हमारे साथ वीडियो बनाओ क्योंकि हमारी फ़ैन फॉलोइंग कम हो रही है। एंड आई हैव सीन सम ऐसे मतलब थोड़े से अजीबो गरीब इन्फ्लुएंसर्स भी जो बिल्कुल मतलब उनको नॉर्मली मतलब लाइक आई डोंट वांट टू साउंड गलत, बट नॉर्मली उनको वो सेलिब्रिटीज़ इतने ज़्यादा भाव नहीं देते अगर वो बाहर कहीं दुनिया में मिले होते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया में उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, सो एज अ रिजल्ट पे उनके साथ वीडियोस बनाते हैं। और जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, आपने भी नोटिस की होगी और आपके दिमाग में भी एक बार ज़रूर आया होगा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने पीआर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। वो पीआर टीम रखते ही इसलिए ताकि वो हर बार लोगों से उनका कनेक्शन मेंटेन करने में मदद करवा पाए। और अल्टीमेटली इसी की वजह से तो जब वो एक वीडियो डालता है तो उसको मिलियंस में व्यूज मिल जाते हैं एकदम से। दैट्स द ओनली रीजन। सो पीआर का मतलब है पब्लिक रिलेशन। जैसे सेलिब्रिटीज के लिए लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी होता है, वैसे ही कंपनीज को भी आज की डेट में अपनी पीआर स्ट्रांग रखनी पड़ती है।
अगर वो एक बार लोगों को ये एहसास दिला दे कि हम आपके साथ हैं, आपके बीच में हैं, आपके लिए ही हैं, तो लोग उस कंपनी से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। वो लॉयल्टी लाइफ लॉन्ग चलती है और कंपनी का अल्टीमेटली क्या होता है, फायदा होता है। अब कोई ऐसी कंपनी है जिसकी पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और हम पब्लिक उनके साथ रिलेशन मेंटेन करके बैठे हैं, हम जो बोलते हैं वो वैसे ही प्रोडक्ट्स लाते हैं। अब हम तो लाइफ लॉन्ग उसी कंपनी से खरीदेंगे ना। हम जब उससे खरीदेंगे तो उसकी सेल्स इंक्रीज होंगी, सेल्स इंक्रीज होंगी तो वो ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी को उससे फायदा होगा, सोसाइटी को उससे फायदा होगा। साथ में उन्होंने वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चला लिया, उससे सोसाइटी को अलग से फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज की डेट में। So it says PR is a strategic communication. This is not a normal communication. ये आप कुछ मोटिव के साथ कर रहे हो, आप लोगों से वैसे ही प्यार की वजह से नहीं जुड़ना चाहते। आप अपने फेम को बरकरार रखने के लिए, आप अपनी ग्रोथ में इंक्रीज लाने के लिए लोगों से जुड़ना चाहते हो। तो ये स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है प्रोसेस कंपनीज, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन यूज टू बिल्ड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद द पब्लिक। यहाँ पे एक वर्ड आया है म्यूचुअल बेनिफिट। ये आपके फायदे के लिए नहीं हो रहा है, ये पब्लिक के फायदे के लिए भी हो रहा है। मतलब 1 to 1 पब्लिक आपको बोलेगी हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, आप उनको वैसा प्रोडक्ट बना के देंगे। यहाँ पे पब्लिक की डिमांड पूरी हुई है और आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ हुई है, मतलब आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिका है। सो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है। A public relations specialist drafts a specialized communication plan and uses media and other direct and indirect mediums to create and maintain a positive brand. सो बेसिकली पीआर टीम का काम क्या रहता है, ये वो बता रहे हैं। पीआर टीम चाहे वो इंडिविजुअल की हो या कंपनी की हो, उनका काम बस इतना ही रहता है कि उन्हें अलग अलग प्लान्स बनाने पड़ते हैं जिससे वो कंपनी को हमेशा हाईलाइटेड रख सके इन अ पॉजिटिव वे, ब्रांड को हमेशा हाईलाइटेड रख सके, इंडिविजुअल को हमेशा हाईलाइटेड रख सके, लेकिन अगेन इन अ पॉजिटिव वे ओनली। किसके सामने? नॉर्मल जनता के सामने। सो कंपनीज में पहले पीआर की ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करती थी, लेकिन इतने सारे चेंजेस हमारी एनवायरनमेंट में हुए हैं ओवर द इयर्स कि अब वो चीज़ ज़रूरी हो गई है और अब पीआर टीम अपॉइंट होती है। In simple terms, public relation is a strategized process of managing the release and spread of the organization related information to the public to maintain a favorable reputation. अब देखिए, निक्की दम बोली, ठीक है, बिग बॉस फेम। अब उसका नया गाना आने वाला होता है, वो 10 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे शुरू हो जाती है कि माई न्यू सॉन्ग इज रिलीजिंग सून। रुबीना दिलेक सॉरी, उसको अभी मूवी मिली, अभी मूवी बनने में भी टाइम है और रिलीज होने में भी टाइम है, लेकिन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट लाइक अभी से, जब वो साइन करके आई है मूवी। तो ऐसे समझ रहे हो, जब उनकी मूवी आएगी वो तो ऑलरेडी मतलब टॉक ऑफ द टाउन होगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही प्रमोशन स्टार्ट हो गए हैं। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजिक प्लान कि भैया तुम्हें पहले से इन्फॉर्म कर रहे हैं हम कि हमारा कुछ ऐसे आने वाला है, बी रेडी, उस दिन छुट्टी लेके रखना ऑफिस से क्योंकि हमारे मूवी देखने आने वाले हैं। तो ये होता है बेसिकली पीआर कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी कोई भी ऐसी बात को जो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए बताने की कोशिश करते हो थ्रू योर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग विच इज पीआर। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को लगता था ना कि पब्लिक रिलेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आज की डेट में वो सेलिब्रिटीज़ कहीं गुम हो गए हैं और उनको इतने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। अब वो जाके रील्स वगैरह बना रहे हैं, नॉर्मल लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लाइक छोटे मोटे लोग जो स्टार्टिंग से ही पब्लिक को बहुत ज़्यादा वो करते थे, हाईलाइटेड रखते थे, पब्लिक की बात सुनते थे, आज वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए। लाइक लिटरली कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देख के तो मुझे ऐसे लगता है अरे भाई ये भी इन्फ्लुएंसर है, क्या बात कर रहे हो। अब उस दिन मैंने एक सॉन्ग सुना, अली गोनी ने एक नया सॉन्ग लाया था, वो उस पर पिक्चर, मतलब इस बंदे ने एक्ट किया, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल अजीब सा छोटा सा गांव का बच्चा है शायद, और उसको अली गोनी ने शेयर किया हुआ था अपने उस पर। आई वाज लाइक ऐसा क्या स्पेशल है जो इसने शेयर किया है। देन आई क्लिक्ड ऑन दैट एंड आई सॉ उस बच्चे की फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी ना, मुझे शर्म आ रही थी अपनी फॉलोइंग उसके सामने देख के। मतलब एक रैंडम सा लड़का है, किसी गांव से है, एंड ही इज़ सो फेमस। अगेन किस वजह से? पीआर बहुत हाई रखा हुआ है, मतलब पब्लिक के साथ ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा हुआ है ना कि पब्लिक मांगती है ऐसे लोगों को। तो भाई आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है ये चीज़। ठीक है,
चलिए, ये बोलता है व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलीज, हाउ इट शुड बी ड्राफ्टेड, हाउ इट शुड बी रिलीज, व्हाट मीडिया शुड बी यूज। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पीआर के, बट ये आपके कोई ज्यादा काम के हैं नहीं, क्योंकि नोबडी विल आस्क यू अबाउट दिस। चलिए हम वापस मार्केटिंग के साथ इसका क्या एफिलिएशन है उस पर जाते हैं। ये बोलते हैं okay, so it says apart from 4 major elements of marketing mix, हम 4 एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, नहीं देखी हैं वीडियोस तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है, फट से जाके देख के आओ। तो 4 बेसिक एलिमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन ये बोलते हैं एट द सेम टाइम आपके लिए पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। यहाँ तक की कहानी मैं आपको ऑलरेडी सुना चुकी हूँ। अब ये क्या बता रहे हैं कि सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो पब्लिक रिलेशन मीन्स मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन विद पब्लिक, मतलब लोगों के साथ, जनरल मासेस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना। बाय मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस कंपनी क्रिएट गुडविल। अब आप पूछेंगे भाई क्यों करें, नहीं करते हम पब्लिक रिलेशन मेंटेन। बट बेटा ये पब्लिक रिलेशन कंप्लीट मतलब शुरू करके पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करके आप कस्टमर के सामने, आप मार्केट में अपनी गुडविल इंक्रीज कर रहे हो। और आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा कि गुडविल भी मॉनेटरी टर्म्स में मापी जा सकती है, ये भी बिकती है एट टाइम्स पे। तो गुडविल मतलब मार्केट में आपकी रेपुटेशन। तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ से मार्केट में आपकी रेपुटेशन इंक्रीज हो रही है तो यू आर गोइंग टू डू दैट थिंग, क्योंकि इसी से तो आप कल ग्राहक और से और मिलेंगे। Then it says public relation evaluate public attitudes, identify the policies and procedures of an organization with the public interest to earn public understanding and acceptance. अल्टीमेटली पब्लिक रिलेशन से हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि पब्लिक हमें समझे, हमें एक्सेप्ट करे, क्योंकि एक बार पब्लिक हमें एक्सेप्ट कर लेगी तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने प्रोडक्ट्स उनको बेचना। तुम ये मान के चलो कोई मतलब तुम एक मार्केट में जाते हो, यूजुअली उसी मार्केट में जाते हो, वहाँ 10 दुकानें हैं, लेकिन वहाँ पे एक पर्टिकुलर दुकान होगी जो दुकानदार आपको बिल्कुल घर जैसा फील देता है कि ये दुकान तो आप ही की है, आइए आइए जो जैसे करना है। कभी कभी आप पानी गिरा देते हो वहाँ पे तो आप पे चिल्लाता नहीं है, कुछ ऐसे वियर्ड एक्सप्रेशन नहीं देता, तो आपको कितना होमली फील आता है, और ऐसी दुकान पर ही आप जाना प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तभी कर रहे हैं ताकि लोग कंपनीज को अपना सके, और जब वो उन कंपनीज को अपना लेते हैं तो अल्टीमेटली उन्हीं कंपनीज से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनकी लॉयल्टी टूवर्ड्स उसी कंपनी हो जाती है, एंड अल्टीमेटली कंपनी को पैसा मिल जाता है जिसके लिए वो एग्जिस्टेंस में आता है। पब्लिक डज नॉट मीन ओनली कस्टमर्स। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पिक किया जा सकता है। याद है ना, मार्केटिंग टर्म 1 में आने वाला है, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पब्लिक रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए होती है, मतलब इससे हम सिर्फ कस्टमर के साथ लिंक मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसका आंसर आप ब्लॉक लेटर्स में लिख के आएंगे कि नो, दिस इज नॉट करेक्ट। पब्लिक रिलेशनशिप में हम कस्टमर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स, वो हर इंसान जो कि बिजनेस से एसोसिएटेड होता है उसके साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। सो बेसिकली इट सेज पब्लिक डज नॉट मीन only customer but includes shareholders, suppliers, middlemen, customers, etc. consumers बोल सकते हैं। The firm's success and achievement depends upon the support of these parties. ये बोलते हैं कि भैया कंपनी ना अकेले नहीं चलती है, वो सिर्फ अपनी जिद्दोजहद से नहीं चलती। ये सप्लायर रॉ मटेरियल्स दे के जाते हैं, शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीद के पैसा दे के जाते हैं, कस्टमर रेवेन्यू जनरेट करते हैं आपका, इन सबके कंबाइंड एफर्ट से चलती है। तो सिर्फ एक को इंपॉर्टेंस देना वोंट बी राइट, आपको यहाँ पे सबको उतनी ही इज्जत देनी पड़ेगी जितनी दे डिजर्व। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशनशिप में आप सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, वेदर इट्स शेयर होल्डर्स और एनीबडी एल्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पब्लिक रिलेशंस होते क्या है। अच्छा, ये ना मैंने सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए इंसर्ट करवाया था, इसका नोट से कुछ लेना देना नहीं है, सो डोंट कॉपी दिस। ठीक है, आपको कॉपी करना है तो ये आपका बुक का कंटेंट है, ये आप कॉपी कर सकते हैं। अब आता है द कंज्यूमर्स ग्रुप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक एज सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट एंड डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स ओनली। यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब जो कंज्यूमर का ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक रिलेशन में। ये क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट डजंट मीन कि ओनली पार्टी विच इज इंपॉर्टेंट। तो इसके अलावा और भी पार्टीज होती है जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको हम वो देते हैं, अहमियत देते हैं, दैट इज कंज्यूमर। और कंज्यूमर के लिए पब्लिक रिलेशनशिप किस तरह से चलते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। So these are some points. First is press relation, second is product publicity, third is corporate communication, fourth is lobbying, counseling and help in achieving marketing objective.
एक एक करके हम इन सारे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे प्रेस रिलेशन से ही। ओके, व्हाट इट सेज। ओके, द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट परफॉर्म्स 5 फंक्शंस। 5 फंक्शंस के बारे में बात हुई है, फ्लो चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया है। और पहला फंक्शन है प्रेस रिलेशन। प्रेस क्या होता है, सुना है कभी? सुना ही होगा। ऐसे कुछ देखने को मिलता है, सारे मीडिया वाले एक इंसान को ऐसे पकड़ लेते हैं कि बताइए सर, बताइए सर, बताइए सर। दिस इज कॉल्ड प्रेस रिलेशन। मतलब प्रेस वालों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना। और ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम जनरल मासेस तक अपनी बात को सॉलिड वे में मतलब पहुंचा सकें। सो इट सेज द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, एक चीज और सुन लो कि आजकल ज्यादातर बड़ी कंपनीज में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जिनका मेन काम यही होता है कि पब्लिक के साथ आपको कनेक्शन मेंटेन करना है। So it says the public relation department is in contact with the media to present true facts and a correct picture about the company. मान लीजिए आपकी कंपनी के किसी प्रोडक्ट पे कोई क्वेश्चन उठ गया, जैसे बीच में उठा था मैगी के MSG पे कि भैया इसमें तो MSG की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इट्स वेरी अनहेल्दी फॉर एवरीबडी। तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या बोलना चाहती है वो आप मीडिया की मदद से पहुंचा सकते हैं मैक्सिमम लोगों तक। मान लीजिए मैं मैगी की PR टीम का हिस्सा हूँ, ठीक है, और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे ऐसी एक्यूजेशन लगी है कि ये तो MSG बहुत ज़्यादा डालते हैं विच इज़ हार्मफुल। अब मुझे बताना है उन्हें कि जितनी क्वांटिटी में MSG डाली जाती है दैट इज़ नॉट हार्मफुल। हर क्वांटिटी MSG की हार्मफुल नहीं होती। फर्स्ट दिस इज़ माई क्लैरिफिकेशन। तो व्हाट आई डू, मैं मीडिया वालों को बुलाऊंगी, I'll present them the picture which is in my head, मतलब कंपनी वालों के दिमाग में जो पिक्चर होती है वो उनको बताएंगे, एंड दिस वे मीडिया ये न्यूज़ सर्कुलेट करेगी टीवी पे, जिससे अल्टीमेटली पूरा इंडिया उस न्यूज़ को देख के असलियत तक पहुंच पाएगा। अब कैसे? आप इस चीज़ से अग्री करते होंगे कि अगर आपके घर में एक भी मेल मेंबर है तो घर में मिनिमम 1 घंटा तो टीवी पे न्यूज़ चलती ही होंगी, अगर आपके घर में टीवी देखने का रिवाज है। वरना न्यूज़पेपर तो देखा ही जाता है। न्यूज़पेपर तो सुबह सुबह पढ़ते ही हैं जनरल लोग। यहाँ पे मेल से मैंने इसलिए अटैच किया क्योंकि फीमेल ज़्यादा सीरियल वीरियल में लग जाते हैं, मेल मेंबर्स थोड़ा सा इन सब चीज़ों में जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके घर में है तो आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैगी कंपनी आप तक पहुंचाना चाहती थी वो अल्टीमेटली आप तक पहुंच जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू मतलब अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना किस तक, पब्लिक तक। तो बेसिकली यहाँ पे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, मीडिया से कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं ताकि उन्हें ट्रू फैक्ट्स और करेक्ट पिक्चर दिखा सके कंपनी के बारे में। अदरवाइज नीड्स कैन बी डिस्टॉर्टेड इफ टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर उन्हें कहीं और से कुछ और पता चला तो वो तो क्या हो जाएगा, वो तो र्यूमर वाली चीज़ हो जाएगी। अच्छा, आपने एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है, अभी अभी थोड़े टाइम पहले आई है, दैट इज कॉल्ड सिटीजन जर्नलिज्म। मैं जर्नलिस्ट की स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कि अभी अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें होने लगी है। कब से? जब से सोशल मीडिया आ गया है, जब से नॉर्मल लोगों ने यूट्यूब वगैरह शुरू कर दिया है वो करना। बहुत सारे ऐसे चैनल्स आपको दिखेंगे जो कि नॉर्मल इंसान हैं बट वो जर्नलिस्ट बन के किसी भी चीज़ की रिपोर्टिंग करने पहुंच जाते हैं। अब इनके पास ना जर्नलिज्म के एथिक्स होते हैं, ना इनके पास जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस होता है, ना इनको पता होता है किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन देना है। ये बस न्यूज़ को कवर करने पहुंच जाते हैं, जो तड़के वाली बात मिल गई पकड़ लेते हैं। अब अगर मान लीजिए वहाँ से इन लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा सुनने को मिल गया तो ये पब्लिक तक पहुँचा देंगे। और पब्लिक भी ऐसी है कि ऐसे सिटीजन जर्नलिज्म को प्रमोट कर रही है। दे आर ऑल्सो वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ दीज पीपल। भाई उनके पास नहीं है वो सब एक्सपीरियंस जो कि एक जर्नलिस्ट के पास होना चाहिए। कौन से वो सुना था ना तुमने, मुंबई अटैक्स के टाइम पे ये जर्नलिस्ट जो थे, जो ये फर्जी वाले घूमते हैं, वो ऐसी लाइव वे में दिखा रहे थे कि टेररिस्ट को पता चल रहा था कि भाई कहाँ पे इंडियन आर्मी या फिर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत टाइम लग गया था उस ऑपरेशन को कंप्लीट होने में।
नहीं सुनी है ये न्यूज़ तो जाके सुन के आना। तो जर्नलिज्म जितना अच्छा एक वो छाप छोड़ता है ना, उतना ही गलत भी हो सकता है अगर अनसिखा इंसान वहाँ तक पहुँच जाए तो गलत इंसान से अगर इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो वो बहुत ही हीनियस हो सकती है किसी भी कंपनी के लिए। इसलिए वो वैलिड मीडिया हाउसेस को बुला के कंप्लीटली उनके सामने वो पिक्चर रखते हैं जो उन्हें रखनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली बात उन तक मतलब पब्लिक तक पहुँच पाती है। This department present the information in a positive manner is a press to the press. ये प्रेस तक पॉजिटिव वे में अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इन्हें प्रेस रिलीजेस भी बोला जाता है। अगर जर्नलिज्म की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो इसे प्रेस रिलीज भी बोला जाता है कि कंपनी अपना पर्सपेक्टिव, अपना कोई नया वेंचर, अपना कोई नया ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन का प्लान या कोई नए प्रोडक्ट की डिटेलिंग यूजुअली मीडिया हाउसेस को बुला के ब्रंच वगैरह करा के उनको खिला पिला के उनके सामने पेश करते हैं, ऐसे टेबल पे बैठ के मस्त उससे, ठीक है। जैसे अभी नीरज चोपड़ा ही वन गोल्ड वाला वो ओलंपिक्स में, तो जब वो आया तो उसकी स्टार्टिंग में क्या हुई, आए तो स्टार्टिंग में उनको बिठा के क्या उनका इंटरव्यू हुआ, बिल्कुल वैसी ही होती है प्रेस रिलीजेस, ठीक है, कि कंपनी की तरफ से एक इंफॉर्मेशन रिलीज होना फॉर द प्रेस पीपल सो दैट इट कैन रीच टू मैक्सिमम ऑफ द पीपल, क्योंकि ज़्यादातर घरों में न्यूज़ चैनल चलते हैं। चलिए सेकेंड है प्रोडक्ट पब्लिसिटी। ओके, द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, अगेन ये वो डिपार्टमेंट है कंपनी का जो PR संभालता है उसकी। Make special efforts to publicize the new products. This department manages sponsoring of such events, then arrange sports and culture events, news conferences, seminars and exhibitions. जैसे कि you can see here, क्या हो रहा है यहाँ पे वो हो रही है कार रेसिंग, ठीक है, ये दिख रही है कार है ये, पर है कार लेकिन उसके ऊपर छपा क्या हुआ है, रेड बुल। क्या रेड बुल कंपनी कोई कार बनाती है? नहीं बनाती है, बट उन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया हुआ है, पैसा दिया हुआ है। तो अब कार रेसिंग देखने के लिए तो हर रेसर घूमेगा, मतलब हर रेस की जिसको रेसिंग पसंद होती है या फिर उनका इंटरेस्ट होता है वो सब जाएंगे देखने के लिए। अल्टीमेटली उन्हें क्या दिख जाएगा, साथ में रेड बुल का नाम दिख जाएगा। जैसे ही नाम दिखेगा तो उनको कंपनी के बारे में पता चल जाएगा, फिर थोड़ा और सर्च करेंगे तो उनको ये भी पता चल जाएगा ये क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वो खाना पीना शुरू कर देंगे यहाँ का वो। तो अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन इस तरीके से भी पहुंचा सकते हैं, कैसे, इवेंट्स को स्पॉन्सर करके, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके या फिर क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज करके। दिस इज अनदर वे ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। इससे भी आप पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। हाउ, इवेंट्स ऑर्गेनाइज की, लोग आए, लोगों को बुलाया, यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हो, तो अल्टीमेटली एंगेजमेंट हुई तो वही तो मेन मोटिव था हमारा कि पब्लिक के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करना, और एट द सेम टाइम हमारा थोड़ा सा प्रमोशन भी हो गया। तो इससे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो जाती है, क्योंकि और आपने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे भी होंगे जैसे स्टार परिवार अवार्ड्स, तो जहाँ पे वो सारे एक्टर एक्ट्रेसेस फोटो खिंचवाते हैं, उसके पीछे जो एक बोर्ड लगा होता है उसमें ज़्यादातर स्पॉन्सर्स का क्या होता है, नाम लिखा होता है, तो वहाँ से भी आप पहचान सकते हैं। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो जाती है, बिकॉज नए प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसे इवेंट्स में उनको नए मतलब लोगों को पता चल जाता है जनरली। और इवेंट्स में सब लोग आते हैं, नहीं तो कैमरामैन तो आते ही हैं, वो तो कैप्चर करके दिखाई देंगे, तो हर घर तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। फिर है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ न्यूज़लेटर, एनुअल रिपोर्ट्स, ब्राउचर्स, articles and audio visual materials, the public relation department communicate with the public and employees. Speeches by companies executives at the meeting of trade association or trade fair can nearly boost the company's image. ये बोलते हैं काफ़ी सारी कंपनीज अपने एनुअल रिपोर्ट्स, ब्राउचर्स, न्यूज़लेटर, ऑडियो विजुअल मटेरियल भी रिलीज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक रिलायंस, टाटा, ये सब क्या करती हैं, ये एनुअली अपने कुछ न्यूज़ लेटर्स निकालती हैं, क्वार्टरली न्यूज़ लेटर्स निकालती हैं, एनुअली एनुअल रिपोर्ट्स निकालती हैं, ताकि ज़्यादातर लोग देख सकें कि वो कंपनी कर क्या रही है। अगेन अपनी बातें वो पब्लिक तक कम्युनिकेट कर रही है, दे रही है पब्लिक को देखने के लिए कि देख लो हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। एनुअल रिपोर्ट्स देख के आप समझ सकते हो कि कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, क्या कर रही हैं, कितना रेवेन्यू कमाया है, कितने लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जान के नॉर्मल पब्लिक अवेयर होती है कंपनी के बारे में, और अल्टीमेटली यहीं से तो रिलेशनशिप की शुरुआत होती है।
ये भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है। कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के मीटिंग में, मतलब कंपनी एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, उनकी जो स्पीचेस होती हैं ट्रेड फेयर्स वगैरह में, वहाँ से भी वो अपनी कंपनी की इमेज को बूस्ट कर सकते हैं। दैट्स अनदर वे ऑफ प्रमोटिंग योर कंपनी। अच्छा, कभी स्टार परिवार पे वो देखा है, अवार्ड देने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी का सीईओ आता है या एमडी आता है। वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनको कंपनी का नाम लोगों की जुबानों तक लाना होता है। अगेन प्रमोशन का एक तरीका। सो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बोले तो मतलब कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़लेटर, एनुअल रिपोर्ट्स, ब्राउचर्स, आर्टिकल्स ऐसे आते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिखते हैं, बट न्यूज़ लेटर्स ऐसे ही आते हैं कंपनी की तरफ से कि ये कंपनी ने ये किया, इस डायरेक्टर का ये कहना है, इसकी स्पीच ये है, इसकी ये है, ऐसे करके। ठीक है, चलिए देन है लॉबिंग। ये क्या बोलते हैं? ओके, लॉबिंग में ये बोलते हैं द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज रिलेटेड टू बिजनेस एंड द इकोनॉमी। आपने देखा होगा जनरली गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनको यूजुअली बुलाते हैं, एक गेट टुगेदर करते हैं। वो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ओपिनियन जानना होता है। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना दे, ठीक है, अल्टीमेटली उन पॉलिसीज पे खरा किसको उतरना है? जो कॉमर्स में है, जो ट्रेडिंग वाला काम कर रहा है या कुछ भी ऐसा बिजनेस वगैरह कर रहा है, उन्हीं को करना होता है। उन्हीं से रिलेटेड वो पॉलिसीज होती हैं। तो अगर हम उनका ओपिनियन नहीं लेंगे तो हाउ कम द पॉलिसीज विल बी इफेक्टिव? बताओ। तो इसलिए गवर्नमेंट उनको बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस आपको करना है, तो आप आइए, आप अपना पॉइंट रखिए, आपको किस तरह से पॉलिसीज चाहिए, आपको किस तरह से गाइडलाइंस चाहिए, आपको किस तरह से न्यू लॉज चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट को हर एक चीज़ के लिए ऐसा करना चाहिए, बट देन इट विल बी टू टाइम टेकिंग और पॉलिसीज बनते बनते ज़माने निकल जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो उस फील्ड से कनेक्टेड होते हैं उन्हीं लोगों को टीम में रख लेती है और उनसे वो पॉलिसीज बनवा लेती है। बट एट टाइम्स बिजनेसेस के लिए स्पेशली, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा सेक्टर है, बिजनेसेस मतलब जितने भी ओवरऑल बिजनेसेस हैं इंडिया में, वो ऐसे सेक्टर हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को बढ़ाने का या गिराने का काम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, रिस्की वो है। तो इनको हम बाकायदा बुला के उनसे पूछ लेते हैं कि आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में। हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। एंड दिस थिंग इज नोन एज लॉबिंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलना पड़ता है, डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ मिलना पड़ता है, उनके साथ पॉलिसीज डिस्कस करनी पड़ती हैं बिजनेस की और इकोनॉमी की। द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे पीआर टीम का काम क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक ऐसे मीटिंग हो रही थी जिसमें पीएम भी आया हुआ था, ठीक है, पीएम भी आए हुए थे, सॉरी डोंट फील ऑफेंडेड, डोंट राइट मोदी फैन नहीं हूँ, ये वो, ठीक है। तो बेसिकली पीएम भी आए हुए थे, बाकी सब लोग भी थे, बड़े बड़े लोग थे, एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय बिजनेस वेंचर। आई वेंट एंड आई वाज लाइक, आई डोंट अग्री विद योर पॉलिसीज, जाओ तुम लोगों को कुछ नहीं आता, नल्ले हो तुम लोग ऐसे। अब ऐसे में मैंने सबको ऑफेंडेड फील करा दिया। क्या नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसी मीटिंग में बुलाया जाएगा? क्या नेक्स्ट टाइम मेरे ओपिनियन की कोई कदर होगी, चाहे मैंने कितना बढ़िया ओपिनियन भी क्यों ना दिया हो? नहीं होगी। सो बेसिकली व्हाट दे से कि पीआर टीम का काम बनता है कि वो ऐसे सामने वाले तक पेश करे चीज़ें कि सामने वाला शुड एक्नॉलेज दोज थिंग्स, मतलब उनको ये ना लगे कि हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप चल रही है या कुछ भी। तो हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करना अगेन किसका काम है? पीआर डिपार्टमेंट का काम है। चलिए नेक्स्ट है काउंसलिंग। ये बोलते हैं द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन जनरल इश्यूज विच अफेक्ट द पब्लिक। द कंपनी कैन बिल्ड गुडविल बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी एंड टाइम फॉर सर्टेन कॉजेज लाइक एनवायरमेंट, चिल्ड्रन राइट, एजुकेशन, वेलफेयर। अच्छा, अभी हम सब जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन कैसी हो गई थी बीच में इंडिया में। मतलब आए दिन इतने नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हो रहे थे, इतने नंबर ऑफ कि हर कोई डरा बैठा था कि शायद नेक्स्ट नंबर हमारा ही हो जाए। उस टाइम पे टाटा, प्रेम जी, इन लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट करे उस टाइम पे। आई डोंट नो इस बार अक्षय कुमार ने किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि वो जनरली करता है, लेकिन इस बार हु इज दैट गाय, सिंघम वाला बंदा कौन है? अजय देवगन। अजय देवगन ने कोविड पेशेंट्स के लिए पूरा एक हॉस्पिटल बनाया, वो बेड वाला अरेंजमेंट किया था। तो ये लोग कितने हाईलाइट होके आए हैं।
देख रहे हो ना, मतलब एक सिचुएशन थी जहां कंट्री को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, कंट्री के लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट थी। ये लोग जो कि ऑलरेडी वेल्दी हैं, इन्होंने कंसर्न दिखाते हुए कंपनी मतलब कंट्री को क्या दिया, पैसा दिया। अब यहाँ पे इनकी पीआर टीम को कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया की हेल्प से वैसे ही इनका नाम ट्रेंड कर रहा था। आई रिमेम्बर प्रेम जी ने जो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वो किया था, अनाउंस किया था, उसके बाद लगातार हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक इंस्टाग्राम यूजर उनकी फोटो को शेयर कर रहा था कि देखिए वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट अ जेन्युइन इंसान, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पीआर टीम को कुछ करना ही नहीं पड़ा, लोग ही आपकी पीआर टीम बन गए। तो जब कंपनीज ऐसी कुछ भले काम करते हैं फॉर द सोसाइटीज वेलफेयर, फॉर द एजुकेशन सेक्टर, फॉर एनवायरनमेंट, तो ऐसे में इवन पीआर टीम को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती, उनको बस अनाउंस करना होता है कि हमारी कंपनी ने ये पर्टिकुलर चीज़ की है और 2-4 फोटोज़ डाल दो, उसके बाद बाकी काम सोशल मीडिया खुद ही कर देता है। इससे भी कंपनी के नाम क्या हो जाता है, मार्केट में रेज हो जाता है। अब देखिए जैसे कोई टाटा जी को, टाटा कंपनी को नहीं जानता होगा, तो जैसे ही रतन टाटा जी ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया, फट से उनका नाम पूरे मार्केट में आ गया, तो सब पहचान गए कि टाटा करके ऐसी एक कंपनी है। अब वो टाटा स्टील्स, ये वो हर एक कंपनी को रिकॉग्नाइज कर लेंगे इजिली। तो अगेन दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड योर इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हेल्प इन अचीविंग फॉलोइंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे ये फॉलोइंग लिख दो देते हैं, लेकिन हमारी स्लाइड टीम है ना, बोलते हैं नहीं मैडम हर एक चीज़ नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे, तो उन्होंने फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया है। बट दैट्स अ पॉइंट रिलेटेड टू दिस ओनली, मतलब दोज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दिस ओनली, कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हेल्प इन अचीविंग कौन कौन से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बिल्डिंग अवेयरनेस, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, स्टिमुलेट सेल्स फोर्स, लोअर प्रमोशन कॉस्ट। अब ये सब क्या है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम। बिल्डिंग अवेयरनेस, द PR department can place stories and dramatize the product in media. This will build marketplace for the product before it reaches market. Okay, देखिए PR टीम क्या करती है, PR टीम जैसे मैंने आपको अभी निकित उसका दिया था एग्जाम्पल, निकित अंबोली का, मैंने क्या बताया था कि उसका सॉन्ग आ रहा होता है 10 अगस्त को और वो जुलाई से अपना वो डालना शुरू कर देती है। तो अभी प्रोडक्ट मार्केट में आया ही नहीं है, लोग अभी नहीं देख सकते हैं आपके उसको, क्योंकि सॉन्ग आपका रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आपने उससे पहले ही लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया है। अगेन सलमान खान की वो नहीं, अभी मैंने लेटेस्ट में देखी थी, कैटरीना कैफ का बहुत सॉलिड रोल होगा। सलमान खान की कोई मूवी है, उसका सीरियल 3rd आ रहा है, मतलब 3rd नंबर वाली वो आ रही है मूवी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी, बट अभी मतलब वो बनी भी नहीं है, शायद बनना शुरू ही होगी, और इन्होंने पहले से ही वो शुरू कर दिया। और आज ही मैंने देखा कि दिल धड़कने दो और कोई और मूवी का जो मेकर है वो इंसान प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और 4-5 और हीरो हीरोइंस को लेके एक मूवी बनाने वाला है। तो अभी जस्ट साइन की होगी सबने डील, अभी बस फाइनल हुए होंगे, पहला दिन भी नहीं हुआ होगा शूट का, और अभी से उसकी प्रमोशन तैयार हो गई है। तो एक्चुअल प्रोडक्ट मार्केट में आए उससे पहले ही लोगों को अवेयर करने का काम शुरू कर देती है। बादशाह नए सॉन्ग्स बाद में लाता है, पहले ही उसके प्रोमोस कट करके लाने लग जाता है। और वो रब्बा वाला सॉन्ग कौन है, बी प्राग सर भी ऐसा ही करते हैं, उनका कोई नया सॉन्ग आने वाला था, फिलहाल 2 आ रहा था, उससे पहले ही उन्होंने काफ़ी दिन पहले ही वहाँ पे उनकी इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया था कि अरे बी रेडी, अक्षय कुमार आ रहे हैं फिलहाल 2 में। सॉन्ग रद्द दिखा, लेकिन पहले से ही प्रमोशन तैयार हो जाती है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, देखो मैं अभी नया सॉन्ग लाने वाली हूँ और मैंने उसी दिन अनाउंस किया कि मैं नया सॉन्ग ला रही हूँ एंड दिस इज माय न्यू सॉन्ग, तो हो सकता है पब्लिक उतनी जागरूक ना हो, फर्स्ट डे मुझे उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले, बट ऐसे में जब अवेयरनेस पहले ही हो जाती है तो पब्लिक पहले से जागरूक है, देन दे वेट फॉर द सॉन्ग टू कम। और ऐसे ही प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है कि दे वेट फॉर द प्रोडक्ट्स टू अराइव इन देयर मार्केट। एप्पल वाले करते हैं, इंडिया में प्रोडक्ट्स बेचते नहीं है, पहले भेजते नहीं है, पहले अनाउंस करना शुरू कर देते हैं, पहले यूएसए में लॉन्च होगा, यहाँ वाले लोग तो तरसते ही रह जाते हैं कि अरे हमें वो प्रोडक्ट चाहिए। तो ये एक टैक्ट होता है कंपनीज का, ठीक है। सेकेंड है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। अब बताओ मुझे एक बात बताना,
अब तो नहीं बोलूँगी ये चीज़ पॉइंट ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अब हम काफ़ी हद तक न्यूज़ चैनल्स को डाउट करते हैं, लेकिन एक ज़माना हुआ करता था कि कोई चीज़ न्यूज़ में आ जाती थी ना, तो वो ऐसे माना जाता था ऑथेंटिक है, मतलब लिखवा के ले लो, ये न्यूज़ तो सच्ची ही है। लेकिन आजकल न्यूज़ वाले क्या कर रहे हैं, तड़के वाली न्यूज़ बनाने के चक्कर में काफ़ी बार र्यूमर्स को भी स्प्रेड करते हैं, तो अब उनके ऊपर उतना ट्रस्टफुल वो रह नहीं गया है। कहने का मतलब क्या है, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, किसी चीज़ पे हम डाउटफुल होते थे कि ये चीज़ वाकई में हुई है कि नहीं हुई है, तो हम क्या करते थे, न्यूज़ चैनल खोल लेते थे। वहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग होती थी हम उससे पहचान जाते थे कि भैया सच्ची बात है, सही बोल रहे हैं। लेकिन आजकल हम उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल बहुत गलत न्यूज़ भी फैलाते हैं। और अब तो न्यूज़ चैनल ऐसे हो गए हैं कि पहले के ज़माने में वो न्यूट्रल रहते थे, मोदी सरकार है, राहुल सरकार है, कोई मतलब नहीं है, हम न्यूट्रल हैं। लेकिन आज उन्होंने अपनी अपनी साइड ले ली है, कोई न्यूज़ चैनल मोदी सरकार को फॉलो करता है तो कोई ऑपोजिशन को फेवर करता है, तो कोई ऐसा स्टैंड रह नहीं गया। तो मैं नहीं बोलूँगी ये पॉइंट आज भी वैलिड है, बट दिस पॉइंट सेज कि अगर हम कोई भी चीज़ न्यूज़ में देख लेते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी उस चीज़ पे बढ़ जाती है। तो अगर पीआर टीम कोई भी चीज़ मीडिया के थ्रू अब तक पहुंचाती है तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, बट वी डोंट डू दैट नाउ। हम इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि हम लोगों की सोच समझ सके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट आई डोंट थिंक सो दिस पॉइंट इज वैलिड नाउ। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेट सेल्स फोर्स. It becomes easier for the sales force to deal with the dealers relation if they have already heard about the product in the news before it is launched. ये बोलते हैं कि अगर प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही न्यूज़ में सुना हो तो डीलर के लिए भी बेचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसको बस जाके वो प्रोडक्ट दिखाना है कि भैया फाइनली वो प्रोडक्ट आ गया जिसका तुम्हें बरसों से इंतज़ार था, तुम ले लो, तो सामने वाला ले लेता है। तो उनके लिए भी सेल्स को बढ़ाना, सेल्स को इंक्रीज करना थोड़ा सा इजी हो गया, बिकॉज अवेयरनेस पहले से ही फैली हुई है, स्पेशली इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ मीडिया चैनल, तो वो और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाती है, ऐसा दे आर सेइंग. लोअर प्रमोशन कॉस्ट, मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन कॉस्ट मच लेस देन एडवर्टाइजिंग. अब भाई किसी एक्ट्रेस का वीडियो आने वाला है, ठीक है, मतलब यूट्यूब पे ही आने वाला है, फॉर से सिंगिंग वीडियो है, ओके, सिंगिंग नहीं मतलब किसी और ने गाना गाया, इसका एल्बम है ऐसे मान लो, तो उसने पहले से ही बताना शुरू कर दिया. अब उसे इस चीज़ की एडवर्टीजमेंट नहीं करानी पड़ेगी, तो वो एडवर्टीजमेंट का पैसा कहाँ गया, उसकी जेब में पैसा बच गया. क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही पब्लिक के साथ इतने बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए थे कि तुम्हारी तो लैक्स में, करोड़ में फॉलोइंग थी. जब करोड़ में तुम्हारी फॉलोइंग थी तो उस टाइम पे तुम्हें और एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करने की क्या दिक्कत है. तुम्हारे पास तो खुद लोग अपने चैनल को प्रमोट करवाने के लिए आते हैं या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए आते हैं. सो यहाँ पे आपका थोड़ा सा पैसा भी बच जाता है एडवर्टीजमेंट वगैरह का, बिकॉज पीपल आर इन डायरेक्ट टच विद यू, दे कैन ईजिली सी एंड hear what you are planning to do or what you are launching next. ठीक है, so lower promotion cost. Oh, finally we are done with it. So public relationship में क्या क्या फ़ायदा था, कैसे था, वो सब हमने पढ़ लिया है. अब हम पढ़ेंगे वो चैनल्स के बारे में वो जिनसे हम पब्लिक रिलेशनशिप को मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट उसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं इसके बाद वीडियो नहीं बना सकती हूँ. सो अब मैं आपको बस इतना बता दूँ कि भैया अगर आप भी कोई वीडियो को सर्च करते करते मेरी तरह थक चुके हैं तो बस आप गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स पे टाइप कीजिए, वेब पेज खुलेगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में क्लास 12 पे जाइए. क्लास 12 पे आपको मेरी ऐसी शक्ल बनी दिखेगी और फुल कोर्स दिखेगा बिजनेस स्टडीज़ के साथ. इसको क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो फुल कोर्स खुल जाएगा. हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो दिख जाएंगे. डायरेक्ट चैप्टर के किसी भी लेक्चर पे चले जाओ वो दिख जाएगा. वीडियो खुल जाएगी. मेरी बहुत पुरानी फ़ोटो है तो मैं इसको हटा देती हूँ और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अब आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे. ओके, कैसे मिलेगा? किड जोन से लेके 12 तक के सबको मिलेगा. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.